हेलो हेलो हेलो। आप सभी रामलाल्स को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। ऑडियो एंड वीडियो के लिए तो फटाफट थम्स अप कर दीजिए। ऑडियो एंड वीडियो के लिए तो फटाफट थम्स अप कर दीजिए बेटा। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्कार। चलिए आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। 2-4 मिनट लेट हो गया थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, तो स्टार्ट करें आज का कार्यक्रम। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर तो फटाफट थम्स अप करिए। आगे का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं फटाफट। चलिए तो आज का हमारा गोल क्या है? काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 15 में सबसे पहले तो आज हमारा गोल है क्वेश्चंस ऑन रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन इन 1D के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका लंबे समय से आपको इंतजार था कि सर ये वेक्टर क्या होता है। कई बच्चे पूछते हैं सर 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 ए के ऊपर टोपी क्यों लगा दिया, सर इस टोपी का क्या मतलब है, सर ये वाला टोपी और ये वाला टोपी में क्या फर्क होता है। तो आज तुम्हें टोपी पहनाएंगे। टोपी तो बहुत पहना होगा, है ना। आज नए तरह का टोपी पहनाएंगे तुमको। चलो तो स्टार्ट करते हैं रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन से। और सबसे पहला सवाल यह है कि दो ऑब्जेक्ट है ए एंड बी। टी इज इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड और उसका एक्सेलरेशन है 0। ऑब्जेक्ट बी का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसकी वेलोसिटी है 0। फाइंड टाइम व्हेन दे विल मीट अगेन। अभी तो एक ही पोजीशन पे है दोनों, अब थोड़ी देर बाद वो समय बताइए जब वो फिर से मिलेंगे। मैं फिर से एक बार सवाल बताता हूं। सवाल बहुत ही आसान है। सवाल देखिए क्या है। t इज इक्वल टू 0 मतलब किसी इंस्टेंट पे, स्टार्टिंग टाइम पे ऑब्जेक्ट ए का वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड, उसका एक्सीलरेशन है 0। ऑब्जेक्ट बी का एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0। एक ही पोजीशन पे दोनों। देन फाइंड टाइम व्हेन दे विल मीट अगेन। वो समय बताइए जब वो दोनों फिर से मिलेंगे। ठीक है बेटा। सवाल सॉल्व करने से पहले ऐसा सिचुएशन कहां होता है कि कोई ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी हो, एक्सीलरेशन नहीं हो, चल रहा हो और दूसरा ऑब्जेक्ट रेस्ट से, देखो वेलोसिटी 0 मतलब रेस्ट से और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जर्नी स्टार्ट कर रहा हो। ऐसा कहीं रियल लाइफ सिचुएशन आप ड्रॉ करके बता सकते हैं कि सच में ऐसा कहीं होता होगा? सच में ऐसा कहीं होता होगा क्या? सोच के बताइए तो ऐसा कहां होता होगा? ऐसा बिल्कुल होता है। जैसे देख लो, मान लो कि रामलाल ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा है। बहुत देर से रामलाल अपने स्कूटर पे, देखो रामलाल का स्कूटर है, ये स्कूटर नहीं ऑटो है। रामलाल अपने ऑटो में बैठा है और रेस्ट में है और रेड लाइन है। अभी सिग्नल क्या है? रेड हो रहा है, रेड सिग्नल हो रहा है। इसमें रेड से फिल कर देते हैं साहब, रेड सिग्नल हो रहा है। अब सिग्नल को रामलाल ने देखा और आराम से रेस्ट में बैठा हुआ है। रामलाल की कार क्या है? रेस्ट में। रियल लाइफ सिचुएशन बताता हूं, एकदम मजा आ जाएगा, देखना ध्यान से। ये कौन है? ये रामलाल अपने ऑटो में बैठा है, आराम से रेड सिग्नल हो रहा है। क्या सिग्नल तोड़ देगा रामलाल? नहीं, रामलाल को बहुत डर लगता है। रामलाल को बहुत डर लगता है, वो सिग्नल नहीं तोड़ेगा। आराम से रेड लाइट पे रामलाल अपने स्कूटर को ऑटो को बंद करके खड़ा ऐसे देख रहा है। ऐसे रामलाल बैठा, देखो ऐसे रामलाल बैठा आराम से। और उधर आया एमआर अपने कार से। कौन आया भाई? एमआर अपने कार से आया। ये रामलाल है ए और एमआर अपने कार से आया और एमआर के कार की वेलोसिटी थी, एक मिनट, ये ए है, सॉरी ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा। ये सिचुएशन जो है ना, ये बी का है। देखो रामलाल यहां पे बी रेस्ट में है और एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये नाम दे रहा हूं बस ऐसे ही। और ये तुम्हारा ए का सिचुएशन आया। ए उधर से आया और वो चल रहा था लगातार 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से और वो सिग्नल को तोड़ता हुआ क्या? सिग्नल तब तक ग्रीन लाइट हो गया। सिग्नल क्या हो गया? जैसे ही इधर से मैं आया, मान लो मैं हूं एमआर और मेरा कार 40 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, देखो 40 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रहा था। जैसे ही मैं यहां पे पहुंचा, ये रेड सिग्नल तुरंत से क्या हो गया? ग्रीन सिग्नल में कन्वर्ट हो गया। अगर रेड सिग्नल ग्रीन सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा तो मुझे अपने कार को रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं 40 मीटर पर सेकेंड के कांस्टेंट स्पीड से सीधा निकल गया। सिचुएशन देख लो, रियल लाइफ सिचुएशन ऐसा होता है। कई बार किस्मत तुम्हारा खराब है, तुम रेड लाइट पे रुके हुए हो, बहुत देर से इंतजार कर रहे हो कि रेड लाइट ग्रीन होगा तो मैं आगे जाऊंगा।
और अचानक से पीछे से कोई आता है, v वेलोसिटी से चल ही रहा होता है और जैसे पहुंचता है तभी रेड लाइट ग्रीन लाइट में कन्वर्ट हो जाता है और वो चलता ही रह जाता है। क्या आप रियल लाइफ सिचुएशन यहां पे रिलेट कर पाए? देखो, ये है वो रामलाल बेचारा। सर कैसे? तो देखो, b की वेलोसिटी कितनी है? 0, मतलब b रेस्ट में था, रुका हुआ था, रेड सिग्नल पे रुका हुआ था। और ये तुम्हारा a है, a का एक्सेलरेशन 0 है, मतलब वेलोसिटी क्या होगा उसका? कांस्टेंट। कांस्टेंट एक्सेलरेशन 0 का मतलब होता है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। किस्मत खराब होता है ना, उनके साथ ऐसा ही होता है। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है कि मैं जाता हूं और जैसे ही रेड लाइट पे पहुंचता हूं तो रेड लाइट से तुरंत ग्रीन लाइट हो जाता है। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है। मेरा किस्मत बहुत ठीक है ना? तुम लोगों का किस्मत ऐसा, इतना फूटी किस्मत लेके आए हो कि जैसे ही तुम पहुंचते हो रेड लाइट पे तो ग्रीन लाइट से रेड लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। देखो, तो कौन है इसमें से ए और बी? रेस्ट में पहले से कौन था ग्रीन लाइट पे? बताओ तो। ए और बी में पहले से रेड लाइट पे कौन था? ए और बी में से पहले पे रेड लाइट पे कौन था? बता। मजे लेते, सवाल तो सॉल्व कर ही लेंगे। ओह, कहां गया सवाल? चल ठीक है, पहले से रेड लाइट पे कौन था? पहले से कौन था रेड लाइट पे? फटाफट बताओ, पहले से कौन था? ए की बी पहले से कौन था? ए की बी पहले से कौन था? बताओ, पहले से कौन था रेड लाइट पे? पहले से कौन था रेड लाइट पे? हाँ, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। मुझे खुशी हुआ कि तुम्हें थोड़ा समझ आया कि पहले से बी रेस्ट में बैठा था, इंतजार कर रहा था। ठीक है, उधर से ए आया, कांस्टेंट स्पीड से 40 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से आगे निकल गया। अब बताओ, गुस्सा किसको आएगा? ऐसा अगर किसी के साथ भी हो, चाहे मेरे साथ हो, तो मजाक कर रहा था मैं, तुम्हारे साथ हो या जब मेरे साथ हो जाए, गुस्सा किसको आएगा? बताओ, ए को कि बी को? गुस्सा किसको आएगा? बताओ, ए को कि बी को? गुस्सा किसको आएगा? एकदम अब जल भुन कौन जाएगा? एकदम गुस्सा 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 में किसको आ जाएगा? बताओ, गुस्सा किसको आएगा? ए को कि बी को? सर, बी को गुस्सा आएगा। क्यों आएगा बी को गुस्सा? क्योंकि बेचारा इतने देर से रुका हुआ था और ए आया और सीधा निकल गया। हाँ, बी को गुस्सा आएगा, बहुत बढ़िया। और हंसता हुआ कौन जाएगा? ए आगे निकल जाएगा। ए हंसता हुआ आगे निकल जाएगा क्योंकि तो 40 मीटर पर सेकंड चल ही जाएगा। अब ये जो बी है, उसने स्टार्ट किया अपना ऑटो, रेस्ट था, अपना ऑटो स्टार्ट किया और ऑटो को एक्सिलरेट कराया 2 मीटर पर सेकंड के एक्सिलरेशन से। लगातार इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और ये तो 40 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो इंस्टेंटेनियसली क्या होगा? ए आगे निकल जाएगा। थोड़ा फील करो ना, मजे आएंगे, समझो। तुरंत से ये t = 0 से तुरंत बाद क्या होगा? तो जिसकी रफ्तार ज्यादा होती है वो तुरंत आगे चला जाता है, तो ए तुरंत आगे भाग जाएगा, बेचारा बी एक्सीलरेटर पे है ना, किक मारते रहेगा और फिर किक मार के अपना स्कूटर, एक्सीलरेटर जो भी होगा उसको भगाएगा। लेकिन वो होगा गुस्से में, और इस गुस्से की वजह से पता है ये क्या करेगा? ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन से चलता रहेगा और फाइनली आगे कौन निकलेगा? थोड़ी देर बाद आगे कौन निकलेगा? बताओ, आगे कौन निकलेगा? ए की बी। तो ऑब्वियस सी बात है सर, इसका वेलोसिटी भले ही 0 है लेकिन ये एक्सेलरेटेड है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हर सेकंड इसका वेलोसिटी 2 से बढ़ जाएगा। 1 सेकंड बाद इसका वेलोसिटी 2 और बढ़ जाएगा, 1 सेकंड बाद वेलोसिटी 2 और बढ़ जाएगा, 1 सेकंड बाद वेलोसिटी 2 और बढ़ जाएगा, लेकिन इसका वेलोसिटी 40 ही रहेगा हमेशा। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे मंदबुद्धि होते हैं, और यह आश्चर्य की बात नहीं है, खासकर बायोलॉजी वाले बच्चे, एकदम रामलाल टाइप बच्चे जो होते हैं ना, उनको समझ ही नहीं आता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या फर्क है। वेलोसिटी क्या होता है? ऑब्जेक्ट कितना तेज भाग रहा है उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। कितना तेज भाग रहा है उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन का मतलब है हाउ फास्ट वेलोसिटी इज चेंजिंग। तो इन दोनों में से तेज कौन भाग रहा है? ज्यादा रफ्तार में कौन भाग जाएगा? सर, ए वाला ज्यादा रफ्तार में भाग जाएगा, इसकी स्पीड ज्यादा है। धीरे 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 कौन चलेगा? धीरे धीरे ये चलेगा, तो रेस्ट से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, लेकिन इसकी रफ्तार हमेशा 40 ही रहेगी और इस वाले की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अल्टीमेटली ओवरटेक कौन करेगा? ओवरटेक कौन करेगा? सर, पहले ए आगे निकल जाएगा और बाद में बी आगे जाएगा। अब इसको 2 तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। हम ये भी मान सकते हैं कि मान लो कहीं यहां से जर्नी शुरू हुआ, पहले ए आगे निकल के यहां पहुंच गया, फिर बी धीरे धीरे आया अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए और दोनों यहां मिल गए। यहां भी दोनों सेम पोजीशन पे थे। थोड़ी देर बाद बी ए को ओवरटेक करेगा, तो किसी टी टाइम के बाद कर रहा है, मतलब एट टाइम टी।
तो किसी टी टाइम पे जितना ए डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया उतना ही बी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। तो आप ये भी लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बराबर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। बेटा वो तभी मिलेंगे ना जब दोनों ने सेम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया हो, क्योंकि दोनों सेम ही इंस्टेंट से चलना शुरू किए थे। बताइए ए का डिस्प्लेसमेंट आप कैसे लिख सकते हैं? तो टी टाइम बाद यहां पे एज्यूम कर लो टी टाइम बाद इसका एक्सीलरेशन तो 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम 40 इंटू टी बराबर बी का क्या होगा? तो बी का इनिशियल वेलोसिटी 0, इसका एक्सीलरेशन है तो हाफ ए टी स्क्वायर। बी का डिस्प्लेसमेंट ये होगा, ए का डिस्प्लेसमेंट ये होगा, दोनों का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग मैंने लिखा है। अब इस टी स्क्वायर से टी को कैंसिल करोगे बेटा यहां पे टी आ जाएगा एंड टी इज नथिंग बट 2 इंटू 40 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू भी 2 है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा? 40 सेकेंड आंसर आ जाएगा। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं और आप इसको रिलेटिव मोशन से इससे भी आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको रिलेटिव मोशन का फील आता है तो आप डायरेक्टली यहां पे एम आर स्टार लगा सकते हैं। सर ये क्या होता है? एम आर स्टार क्या होता है सर? ये कितना बढ़िया, तो एक लाइन में सॉल्व हो गया है। सर एम आर स्टार लगाने की जरूरत क्या है? ये मजदूरी है जो तुम्हें चमक रहा। सर 2 लाइन के सवाल का सॉल्यूशन है, ये भी मजदूरी है। हाँ, ये जितने हमारे ओवर स्मार्ट भाई है, ओवर स्मार्ट जो बनते हैं ना, सर बेसिक, क्योंकि सर हमको नीट 2023 में बैठना है और पेपर 2027 में खत्म करना है। तो पेपर 2023 में बैठ के जो 23 में बैठ के 27 में पेपर खत्म करेंगे ना, उनके लिए सॉल्यूशन है। और हमारे दिमाग से पैदल मजदूर भाई, हमारे दिमाग से पैदल रामलाल भाई, ये दिमाग से पैदल विद्यार्थियों के लिए है। ए और बी, किसी एक पे रामलाल को बिठा दो। सर बी पे रामलाल को बिठा देते हैं। जैसे बी पे रामलाल बिठाया तो बी रेस्ट में आ गया। ए की वेलोसिटी आगे 40, ए की वेलोसिटी आगे 40 और पीछे एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर ये वही मोशन ग्रेविटी जैसा होगा, आगे आएगा जाएगा, फिर भी घूम जाएगा, गाया जाएगा, इज इक्वल टू 2 आंसर हो जाएगा 2 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 2, 40 सेकंड आंसर। कौन है हमारे दिमाग से पैदल भाई जिनके लिए सॉल्यूशन लिखा है मैंने? हमारे दिमाग से पैदल भाइयों क्या सॉल्यूशन है ये? कितने लोगों को ये समझ आया? जो अच्छा बच्चा होगा वो सीधा देख के बता देगा। फिर क्यों टाइम पास कर रहे हो? आगे 40, पीछे एक्सीलरेशन 2, पक्की बात है इसकी रफ्तार धीरे धीरे कम होगी, जाके रोकेगा, फिर पीछे आएगा, मतलब मोशन ग्रेविटी जैसा हो गया। सर रिलेटिव मोशन तो एकदम हलवा है, हलवा। टू यू बाई जी के बाद ऑब्जेक्ट वापस आता है। 2u की वैल्यू 40 डिवाइडेड बाई जी मतलब वही एक्सीलरेशन, ए वाला एक्सीलरेशन। ए की वैल्यू क्या है? 2 से 2 कटेगा, 40 सेकेंड इज आंसर। कितने लोगों को ये जोरदार तरीके से चमका? जल्दी से बता दो। कितने लोगों को ये जोरदार तरीके से चमका? जल्दी से बता दो। कितने लोगों ने हमारे स्टार्ट से पहले ही कर लिया था? हाँ, कब बैठोगे पेपर में? अरे नीट का पेपरवा जो होगा वो कब होगा? नीट का जो पेपरवा होगा वो कब होगा? सर 2023। और खत्म कब होगा? सर 2028। हाँ, खत्म कब होगा? बैठोगे तो 23 में, खत्म कब होगा? चल आगे चलते। अभी तो तुम्हें मोक्ष और मिलेगा, अभी तो जोरदार मोक्ष मिलेगा। अभी चलो चलो आगे देखते। 2 कार ए एंड बी आर मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड एंड 20 मीटर पर सेकेंड। 2 कार है, एक है ए, एक कार है ए। ये कार ऑफ एमआर जो पीछे पीछे चल रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से। अब ऐसे नाम लिख देता हूं, तुम सीरियसली मत लिया करो। बच्चे कहते सर हमको ना इसमें ये नहीं बुझाया कि कौन कार ऑफ एमआर है और कौन कार ऑफ रामलाल है। हम सर कैसे मानेंगे कि रामलाल का कार कौन सा है? अरे मत मान, तू 2 कार है, चल हटा, 2 कार है, मत मान रामलाल और एमआर। 2 कार ए लिख देता हूं। एंड मूविंग विद द सेम डायरेक्शन विद स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। एंड ये कार बी है, ये चल रहा है तुम्हारा 20 मीटर पर सेकेंड। When car A is at a distance D, A और B के बीच में डिस्टेंस है D, behind the car B, the driver of the car A applies brake। चलो बताओ, तुम्हें ये फील आया कि 2 कार है A, देखो 2 कार A and B moving in a same direction with velocity 30 meter per second and velocity 20 meter per second. When car A is at distance D behind the car B and the driver of the car A applies brake producing uniform retardation
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दे विल बी नो कोलिजन व्हेन, दोनों के बीच में कोलिजन नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या होगा, रिटार्डेशन। ध्यान से सुनना, इस सवाल को कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना। देखो ये कार ए है, ये कार बी है, मान लो ये मेरा कार है, मैं बैठूंगा इसमें, मेरी मर्जी, मैं बैठूंगा इसमें, इधर रामलाल का कार है। अब ये रामलाल बेचारा कार चला रहा और इसको डर भी लग रहा, क्यों, क्योंकि रामलाल के कार की औकात है सिर्फ 20 मीटर पर सेकंड से चल सकता है और एमआर के कार की रफ्तार है 30 मीटर पर सेकंड। अब मैं ब्रेक नहीं लगा रहा तो बताओ क्या होगा, मान लो मैं ब्रेक लगा ही नहीं रहा तो बताओ क्या होगा। ये मैं बैठा है हमारे यहां पे, मजे ले रहा, मैं 30 मीटर पर सेकंड से कार चला रहा, बेचारा रामलाल 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा, हम दोनों के बीच की डिस्टेंस थी किस इंस्टेंट पे डी। मैंने इसको देखा, मैं बोला कि मैं ब्रेक मारूंगा ही नहीं ब्रेक, जा नहीं मार रहा ब्रेक, जा सर मार दो सर, ब्रेक मार लो सर, नहीं मारूंगा, मेरी मर्जी, नहीं मार रहा मैं, ब्रेक ही नहीं मार रहा, तो क्या होगा बताओ, एक्सीडेंट होगा। क्यों होगा, क्यों होगा बता, क्यों होगा क्यों होगा, अरे भाई एक्सीडेंट होगा तो क्यों होगा, क्यों होगा, कारण बताओ कारण बताओ। क्यों होगा, अरे कारण तो बता क्यों होगा, इंश्योरेंस क्लेम लेना पड़ेगा, बहुत बढ़िया, कारण बताओ क्यों होगा। हाँ ये कह रहा है कोलिजन होगा ड्यू टू कोलिजन, रीजन क्या, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। हाँ क्योंकि एमआर के कार की रफ्तार है 30 और रामलाल की कार की रफ्तार है 20। रामलाल चल रही है 20 से, अब वो कितना भी कोशिश कर रहा है उसकी रफ्तार 20 से ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा, अब रामलाल थर थर कांप रहा और मैं इधर एमआर मैं भगा रहा कार को 30 से। अब मुझे लगा कि बेचारा रामलाल को छोड़ देता हूं, माफ कर देता हूं, तो किसी इंस्टेंट में मैंने जब देखा कि मुझे ब्रेक लगा लेना चाहिए तो डी डिस्टेंस था और मैंने ब्रेक लगाया, और मेरे ब्रेक लगाने की वजह से देखो ये ए कार को ब्रेक लगाने की वजह से रिटार्डेशन हुआ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये रिटार्डेशन हुआ 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर से। किसका रिटार्डेशन हुआ, ए का, है ना, और इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होने लगी और ये 20 से लगातार चलता रहा, किसी इंस्टेंट पे कोलिजन से बचा दिया मैंने। हाँ मी की रफ्तार ज्यादा है, एमआर के कार की रफ्तार ज्यादा, मी की रफ्तार ज्यादा कहां से हो गया, चलिए देख। अब क्वेश्चन को किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करूं, क्योंकि हमें रिलेटिव के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है, तो या तो मैं ए के रिस्पेक्ट में सॉल्व करूं या बी के। तो मैंने एक बहुत आसान सा कंसेप्ट बताया था कि बेटा जो भी आगे हो, जब साथ साथ हो तो किसी के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर लो, लेकिन जो आगे हो, जैसे यहां पे बी आगे चल रहा है, बी के रिस्पेक्ट में सवाल सॉल्व करोगे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में सवाल सॉल्व करें, बी के रिस्पेक्ट में। और बहुत सारे बच्चों का एकदम सही जवाब है बेटा, सी इज अ करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। कैसे सॉल्व किया तुमने, बताओ। तुमने क्या किया कि बी के रिस्पेक्ट में मोशन को सॉल्व किया, मोशन विथ रिस्पेक्ट टू बी। मैं यहां पे सॉल्यूशन कुछ लिखूंगा नहीं, सीधा डायग्राम बनाऊंगा, आंसर आ जाएगा। कैसे, मान लो रामलाल के रिस्पेक्ट में, ये रामलाल है और इसी के रिस्पेक्ट में मोशन को सॉल्व कर रहा, तो रामलाल के रिस्पेक्ट में कार बी की रफ्तार क्या हो जाएगी, 0, और एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी, 0। मतलब ये कार बी चल रहा है कि रेस्ट में, परफेक्ट रेस्ट में है, ना तो इसके पास वेलोसिटी है ना ही एक्सीलरेशन है। क्यों, क्योंकि मैं बी पे बैठ के देखूंगा और मैं जहां बैठ के देखता हूं वहां पे चीजें, जहां पे बैठ के देखता हूं वहां पे चीजें मुझे रेस्ट में दिखाई देती है। तो ये जो रामलाल के रिस्पेक्ट में मैं मोशन सॉल्व कर रहा हूं, तो रामलाल का जो कार होगा वो मूविंग होगा कि रेस्ट में हो जाएगा, रेस्ट में होगा। सर ये चल ही नहीं रहा, मतलब एक पॉइंट हो गया, तो मान लो एक पोल हो गया, पोल एक पोल हो गया, ये कार ना हो के एक पोल हो गया, और इसकी वेलोसिटी आगे कितनी है, 30। रामलाल की कार की वेलोसिटी आगे थी 20, इस 20 को उल्टा करेगा तो पीछे 20 हो जाएगा और इसको इसमें ले जाकर चिपका देगा, तो नेट हो जाएगा 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इसके पास कोई एक्सीलरेशन था नहीं, क्योंकि रामलाल अगर ब्रेक लगा लेता ना तो जल्दी मर जाता, इसलिए रामलाल ब्रेक लगाएगा थोड़ी ना, रामलाल तो भगाएगा। ऐसा थोड़ी ना कि तुम्हें कोई पीछे से ठोकने आ रहा और तू ब्रेक लगा ले, मुझे ठोक दो। रामलाल ने तो ब्रेक लगाई नहीं, ब्रेक किसने लगाया था, एमआर ने, तो एमआर के कार की वजह से इसका रिटार्डेशन पीछे की तरफ होगा, तो लिख सकते हो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका नेट स्पीड हो गया 30 और एक्सीलरेशन हो गया पीछे। अब ये डी डिस्टेंस से पहले रुक जाएगा तो कोलिजन नहीं होगा,
डी डिस्टेंस से पहले रुक जाएगा तो कोलिजन नहीं होगा। तो इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2a। यू स्क्वायर बोलो 10 का होल स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू बताइए, ए की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 25। तो ये जो स्टॉपिंग डिस्टेंस की वैल्यू है वो डी से कम होनी चाहिए, मतलब डी ज्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए 25 मीटर के कंपेयर में, ज्यादा या बराबर, है ना। तो ये ज्यादा वाला ऑप्शन यही है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। अगर इक्वल टू भी होता तो भी हम सही कह देते कि टकराते टकराते बच गया, तो इक्वल एंड ग्रेटर होना चाहिए। कितने लोगों को ये समझ आया बताइए, और मेजोरिटी ने पहले ही सॉल्व कर लिया था। हाँ, मैंने दूसरे मेथड से सॉल्व किया फिर भी आंसर सी है, कोई बात नहीं, आंसर सी आना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए दूसरा सवाल देखिए। 2 कार आर मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन विद स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। 2 कार है, कार ए 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, किलोमीटर पर आवर स्पीड है बेटा, मीटर पर सेकंड नहीं है। एंड आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय 5 किलोमीटर। एक कार बी है, ये भी सेम डायरेक्शन में 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है। ये कार ए है, ये कार बी है, 2 कार है बेटा। चलो आगे देखो क्या कह रहा है। सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय 5 किलोमीटर, थर्ड कार मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन मीट्स द 2 कार। अब देखना यहां से यहां तक पढ़ो, मीट्स द 2 कार आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 4 मिनट। 4 मिनट के इंटरवल में वो दोनों कार से मिलता है। इधर रहा कार, ये रहा सी कार, ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है v स्पीड से। किसी इंस्टेंट पे जब वो b को क्रॉस किया, किसी इंस्टेंट पे जब वो b को क्रॉस किया तो वहां पे टाइम मान लो 0, और उससे 4 मिनट बाद, देखो इंटरवल ऑफ 4 मिनट का मतलब क्या है, जिस इंस्टेंट पे वो b से मिला, कौन, कार c, उसके 4 मिनट बाद a से मिल रहा है। तो b तो किसी पिक्चर में है ही नहीं, c कार किसी इंस्टेंट पे b से मिला और उसके 4 मिनट बाद वो a से मिल रहा है। तो रिलेटिव मोशन हमें किसके बीच में देखना है, c और a के बीच में देखना है। देखो ना सवाल देखो, 2 कार आर मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन, 2 कार, a कार, b कार, मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन विद स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय 5 किलोमीटर। दोनों के बीच में डिस्टेंस है 5 किलोमीटर का, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। थर्ड कार मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन मीट्स द 2 कार आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 4 मिनट। किसी इंस्टेंट पे जब सी कार ए से मिला, वहां पे टाइम 0 मान लो, उसके 4 मिनट बाद कार सी कार ए से मिल रहा है, देन स्पीड ऑफ द थर्ड कार इज। अब ये सवाल हर बच्चा डाउट में पूछता है, क्यों? क्योंकि वो समझता है कि सर रिलेटिव मोशन तो 2 कार के बीच लगता है, यहां पे कार तो सर 3 दिया हुआ है। अबे लाला सुन, कार बी से कार सी किसी इंस्टेंट पे बराबर में मिला, बी का काम खत्म। अब हमें देखना है सी कार और ए कार के बीच का रिलेशन। ये ए कार देखो, ए कार इसकी तरफ आ रहा 30 किलोमीटर पर आवर से, और यहां पे ये चल रहा किसी वी से। तुम रामलाल को कहां बिठाना चाहते हो बताओ, रामलाल को कहां बिठाना चाहते हो? सर किसी पे भी बिठा लो, किसी पे भी बिठा लो, बात एक ही पड़ता है, कोई खास बात नहीं। तुम रामलाल को यहां बिठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो रामलाल यहां बैठा, तो रामलाल से ये ए कार कितना दूरी पे दिखाई दे रहा है? सर ये 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे दिखाई देगा। हाँ, अब रामलाल के पास स्पीड कितनी होगी? 0। ये सी कार तुम्हें रेस्ट में दिखाई देगा, और इसका वेलोसिटी जो भी v पीछे की तरफ, देखो ये v ऐसे रखा है मैंने, इसको उल्टा करूंगा तो आगे v हो जाएगा, इसमें जोड़ दूंगा, तो इसका जो a का स्पीड हो जाएगा रिलेटिव होगा 30 प्लस v, और टाइम हो जाएगा आपका 4 मिनट, और डिस्टेंस चलना है 5 किलोमीटर, और ए कार जाके सी से मिल गया है 4 मिनट में, इतना रिलेटिव डिस्टेंस चला होगा। यही तो कंसेप्ट हो गया। अब रख दो, क्या रख दे सर? अब रख दो टाइम इज इक्वल टू, या स्पीड इज इक्वल टू 30 प्लस वी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस बताओ 5 किलोमीटर, टाइम 4 मिनट। अच्छा 4 मिनट को आवर में चेंज करूंगा, 4 मिनट को अगर मैं आवर में चेंज करूं तो क्या लिख सकता हूं बताओ? क्योंकि ये आवर में दिया हुआ है ना, तो 4 मिनट को आवर में चेंज करूंगा तो क्या लिख सकता हूं बताओ? तो 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 1/16 आवर, तो 1/15 हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा? ये 15 आवर। 15 ऊपर जाएगा, ये बनेगा 75। 30 उधर ले जाओगे तो v इज इक्वल टू होगा 75 माइनस 30 इज इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर। डी इज करेक्ट आंसर, 1/15। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, डी इज करेक्ट। यार तुम्हें रिलेटिव मोशन ज्यादा समझ आ रहा है क्या? मोशन से ज्यादा रिलेटिव मोशन समझ में आ रहा है क्या? मतलब आई एम सरप्राइज्ड, आई एम वेरी मच सरप्राइज्ड। तुम्हें मोशन के सवाल तो नहीं होते थे सॉल्व,
और इसमें कोई भी बच्चा गलत आंसर नहीं दे रहा, सब सही दे रहा है। मेरे से पहले सॉल्व कर रहा है। मैं सोच रहा हूं कि मैं धीरे धीरे पढ़ाऊं, तू मेरे से सबसे पहले सही आंसर दे रहा है। ऐसे मत कर, घबरा जाऊंगा मैं, रो दूंगा मैं रो दूंगा मैं। क्या तुम्हें रिलेटिव मोशन के सवाल आसानी से सॉल्व हो जा रहे हैं? हाँ या ना में जवाब दो। यस, स्माइली बना के भेजो ना यार तुम्हें रिलेटिव मोशन के सवाल ज्यादा आसानी से सॉल्व हो रहे हैं क्या? गजब यार, गजब। ये प्रीति वाला सवाल मैंने एक बार और ले लिया, प्रीति वाला सवाल, और इसके पीछे लेने का कारण यह है कि इसमें थोड़ा रिलेटिव का कंसेप्ट मैं एक बार और समझाना चाहता हूं। कई एक दो बच्चे ने डाउट में भेजा था मुझे। प्रीति रीचेस द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट एक्सीलरेटर वाज नॉट वर्किंग। प्रीति जब मेट्रो स्टेशन पहुंचती है तो देखती है कि एक्सीलरेटर वॉक नहीं कर रहा है, मतलब वो एक्सीलरेटर नहीं है, रामलाल के घर का सीढ़ी है। एक्सीलरेटर नहीं है, रामलाल के घर का सीढ़ी है। रामलाल के यहां लकड़ियों का सीढ़ी बना हुआ, अब लकड़ी का सीढ़ी थोड़ी ना चल सकता है, तो रामलाल खुद ही चढ़ के जाता है बार बार उस पर। तो प्रीति भी मेट्रो स्टेशन गई तो प्रीति ने देखा कि सीढ़ी नहीं चल रहा, तो प्रीति का शकल हो गया अंडे जैसा। प्रीति का शकल कैसा हो गया? अंडे जैसा। अब प्रीति खुद ही एफर्ट मार के VP से, वेलोसिटी ऑफ प्रीति से ऊपर जा रही है ना, और डिस्टेंस s मान लिया। तो यहां पे आप लिख सकते हो स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा s/t1, क्योंकि प्रीति जब खुद ही चल के गई तो उसको टाइम t1 लगा। दूसरे केस में क्या हो गया कि प्रीति दूसरे दिन मेट्रो स्टेशन गई तो उसको एक्सीलरेटर चलता हुआ दिखा VS से, तो चुपचाप जाके आराम से खुशी खुशी आराम से जाके एक्सीलरेटर पे खड़ी हो गई रेस्ट में। प्रीति नहीं चल रही, उसको एक्सीलरेटर ऊपर लेके जा रहा VS से, डिस्टेंस तो उतना ही है s, तो इस बार उसको t2 टाइम लगा। तो आप लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ एक्सीलरेटर इज इक्वल टू डिस्टेंस s को कवर करने में t2 टाइम लगा। अब तीसरे दिन बॉस ने, है ना, बॉस ने प्रीति को फोन कर दिया, कैसा है, जल्दी आइयो, तू रोज लेट आती है, नौकरी से निकाल दूंगा। प्रीति भागते भागते गई मेट्रो स्टेशन। अब प्रीति का हालत खराब, हालांकि एक्सीलरेटर चल रहा था VS से, एक्सीलरेटर VS से चल रहा था, प्रीति की हालत खराब थी, वो खुद भागने लगी VP से। अब यहां पे जो दो चीजें चल रही है, क्या हो रहा है? दो चीजें जो मोशन में है, दो चीजें मोशन में है। एक बच्चा लिख रहा है सर प्रीति के बॉस का फोन नहीं आया था, प्रीति को रामलाल का फोन आया था कि जल्दी आ जा नहीं तो ब्रेकअप कर लूंगा प्रीति को किसका फोन आया था? रामलाल का। रामलाल ने फोन करके बोला प्रीति को कि जल्दी आ जा नहीं तो ब्रेकअप कर लूंगा। अब प्रीति भागते भागते आ रही। अभी देखो, जैसे हम बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, दो कार चल रही, तो दो कार अलग अलग चल रहा था, है ना। अब यहां पे क्या हो रहा है कि एक्सीलरेटर जो ऊपर जा रहा था उस पर अगर प्रीति जाके सिर्फ बैठ जाती तो एक्सीलरेटर की रफ्तार से जाती। अब वो एक्सीलरेटर की तरफ दौड़ रही है, एक्सीलरेटर पे दौड़ रही है। तो एक चलते हुए चीजों पे दूसरे चलते हुए चीजों का जब मोशन होता है तो वो ऐड हो जाएगा ना। आप एक बात बताओ, एक्सीलरेटर खुद चल रहा और भी प्रीति भी उस पर दौड़ रही है, तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी में सब्ट्रैक्शन आएगा कि एडिशन आएगा? बोलो। क्योंकि ऐसा थोड़ी ना कि प्रीति हवा में दौड़ रही, प्रीति हवा में थोड़ी ना दौड़ रही है यार। कई बच्चे यहां पे रिलेटिव बोल रहे हैं सर जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में जाता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल सही बात है, जब सेम डायरेक्शन में जाएगा तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका बात सही है, लेकिन तब हम करते जब प्रीति हवा में उड़ रही होती और एक्सीलरेटर चल रहा होता। यहां पे क्या हो रहा है कि प्रीति एक्सीलरेटर पे भाग रही है, तो एक्सीलरेटर के आगे जाने से प्रीति की वेलोसिटी एक्सीलरेटर की वजह से बढ़ जाएगा, तो नेट वेलोसिटी होगा VP प्लस VS। यहां पे कोई टिपिकल रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट नहीं लगेगा, यहां कॉमन सेंस लगेगा कि जब एक्सीलरेटर पे जाके खड़ी हो जाएगी प्रीति तो भी उसका स्पीड होगा VP, और प्रीति खुद भाग रही VS से, ऊपर ही जा रही, तो जल्दी पहुंचेगी तो ज्यादा स्पीड हुआ ना, VP प्लस VS, VP प्लस VS, VP प्लस VS इज इक्वल टू S/T। अब एक ही लाइन में सवाल हो जाएगा सॉल्व। कैसे? तो यहां पे VP की वैल्यू S/T1 और VS की वैल्यू S/T2। तो VP की वैल्यू रखो S/T1 प्लस S/T2 इज इक्वल टू S/T। S कटेगा, S कटेगा, तो ये आंसर आ गया आपका। समझ आया कि नहीं? सी, एकदम सही, एकदम सही। अब आओ कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन इन मोशन अंडर ग्रेविटी। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, चलो इसको समझने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट और समझाऊंगा। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने इनिशियल वेलोसिटी दिया 10 मीटर, उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसका एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक दूसरा
ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इसकी वेलोसिटी भी है 10 मीटर पर सेकंड और इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू 2 बताओ क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू 2 बताओ क्या होगा? ये एक सवाल दिया मैंने सिंपल सा आपको कि ए फर्स्ट ऑब्जेक्ट है 1, इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक ऑब्जेक्ट है दूसरा, उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑब्जेक्ट क्या होगा? सारे बच्चे कह रहे हैं सर 0 होगा। अच्छा, अब वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड क्या होगा? 0 होगा। मतलब ऑब्जेक्ट 2 या 1 इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू 2। क्या ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, अगर मैं बोलूं पहले से कि दूसरा रेस्ट में है कि चल रहा है, तो बोलेगा दूसरा रेस्ट में। दूसरे से मैं पहले के बारे में पूछूंगा दूसरा चल रहा है कि रेस्ट में है, तो बोलेगा कि सर दूसरा रेस्ट में है। बट 1 and 2 both are moving विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। देखो ना, एक्सेलरेशन दोनों का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिससे वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। विथ मूविंग विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दोनों चल रहे हैं। इस बात को बेटा थोड़ा सा एकदम दिल से फील करना, और ये फील करना मेरे हिसाब से बहुत आसान है। तो देखो ध्यान से, इसकी जितनी वेलोसिटी थी इनिशियल और जितना एक्सेलरेशन था उतनी वेलोसिटी इसकी, उतना ही एक्सेलरेशन ये। तो मान लो रामलाल यहां पे बैठ के उसको 1 को देखेगा, तो 1 उसको कैसा दिखाई देगा? रेस्ट में। और 1 जब 2 को देखेगा तो 2 कैसा दिखाई देगा? रेस्ट में। लेकिन बाहर से अगर मैं देख रहा हूं तो फटाफट बताओ एमआर के रिस्पेक्ट में दोनों का मोशन कैसा है? फटाफट बताओ एमआर के रिस्पेक्ट में दोनों का मोशन कैसा है? एमआर के रिस्पेक्ट में दोनों का मोशन कैसा है? एमआर के रिस्पेक्ट में दोनों का मोशन कैसा है? रेस्ट नहीं है भाई रामलाल। एमआर के रिस्पेक्ट में दोनों का मोशन कैसा है? मोशन कैसा है एमआर के रिस्पेक्ट में? मूविंग, यस, मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखो ना, मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा। अब एक ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड और उसका एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन ऑफ ए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी इंस्टेंट पे t इज इक्वल टू 0 पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। क्या है? दूसरा ऑब्जेक्ट है बी। दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और इसका दूसरे ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बोलो। रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी होगा एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। यही तो फॉर्मूला होता है साहब। एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ऑफ बी। ए का एक्सेलरेशन आगे कितना है? 5। बी का एक्सेलरेशन आगे कितना है? 5। अच्छा बच्चा बोर हो रहा होगा, सर ये क्या करा रहे हो? सर ये क्या चाहते हो आप? क्या करा रहे हो? टाइम पास कर रहे हो क्या आप? ए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बोलो। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी होगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ए की वेलोसिटी बोलो 20, बी की वेलोसिटी बोलो 10, तो आंसर आ जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे कंक्लूजन क्या लिखोगे? अगर मैं पूछूं कि ए का मोशन बी के रिस्पेक्ट में कैसा है, तो मोशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कैसा है बताओ? क्या ये मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी है? यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है? सोच के बताओ। क्योंकि असल में मोशन ऑफ ए इज नॉन यूनिफॉर्म। मोशन ऑफ ए इज नॉन यूनिफॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक्सेलरेशन है ए का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए का मोशन असल में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखा जाए, बी से कोई मतलब नहीं होगा, तो हम ये देखेंगे कि ए एक्सेलरेटेड है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ए एक्सेलरेटेड है। बट अगर मैं बी से पूछूं तो बी जब ए को देखेगा तो बोलेगा नहीं ए तो एक्सेलरेटेड है ही नहीं, ए की तो नेट एक्सेलरेशन 0 है, बस ए की वेलोसिटी है। तो कहोगे मोशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज यूनिफॉर्म विथ 10 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज 0।
क्या आपको इतना समझ में आया कि ए का मोशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछे तो जो भी ए का है वो आप देखेंगे। ए के पास वेलोसिटी कितनी है 20, ए के पास एक्सीलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ए का मोशन क्या होगा बोलो। मोशन ऑफ ए अगर मैं पूछ दूं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या कुछ ना बोलूं तो 1 सेकंड के लिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही आप मानेंगे। जैसे मैं बोलूं कि बताओ ए का मोशन कैसा है बताओ, तो आप कुछ ना बोला जाए तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही मानना पड़ेगा आपको। कुछ ना बोला जाए तो क्या मानना पड़ेगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मानना पड़ेगा। तो फटाफट बोलो ए का मोशन कैसा है, ए का मोशन कैसा है, फटाफट फटाफट ए का मोशन कैसा है, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो ए का मोशन कैसा है, ए का मोशन कैसा है, ए का मोशन, ए का मोशन नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, बहुत बढ़िया जोरदार, क्योंकि मैं ए का मोशन पूछूंगा तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोलेंगे और ए एक्सेलरेटेड है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। हां अब फटाफट बोलो ए का मोशन बी के रिस्पेक्ट में कैसा है, तो बी जब ए को देखेगा तो ए का एक्सेलरेशन 5, बी का भी एक्सेलरेशन 5, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0, रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0। तो बी के रिस्पेक्ट में ए का मोशन कैसा होगा, फटाफट फटाफट, ए का मोशन विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए का मोशन विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए का मोशन विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो बी जब ए को देखेगा तो बोलेगा 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 भैया भैया यूनिफॉर्म बा हो, हां यूनिफॉर्म, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जोरदार 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 जोरदार। अच्छा मैंने इतना मेहनत क्यों किया समझाने में, बताओ क्यों किया, इतना मेहनत क्यों किया, छोटी सी बात को फील कराने में मैं इतना मेहनत क्यों किया, क्योंकि आपने कुछ ऐसे सवाल देखे होंगे जहां पे दो ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया जाता है या एक ऑब्जेक्ट को नीचे फेंका जाता है एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाता है, तो किताबों में या दुनिया में या कहीं भी अखंड मजदूरी करते हैं। एक तो होता है मजदूरी और एक होता है अखंड मजदूरी, वो अखंड मजदूरी कहते हैं। लेकिन मैं तुम्हें सिखाऊंगा रिलेटिव का एक जोरदार फंडा, जिससे मोशन अंडर ग्रेविटी के सवाल के कंपेयर में, सुनना ध्यान से, मोशन अंडर ग्रेविटी के कंपेयर में रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी आसान होगा। आओ, ये जो मैंने फील करा है दो आसान सी चीजों से, तुम्हें लग रहा होगा कि मास्टर आज बहुत फ्री लगता है। तुम्हें क्या लग रहा होगा, आज मास्टर बहुत फ्री हो गया है, आज मास्टर चाहता है कि सिलेबस पढ़ा ही ना। कई बच्चे लिख रहे हैं बीच में वेक्टर वेक्टर, ये वही बच्चे हैं जो बोलेंगे सर ये क्या है नहीं समझ आ रहा है, मैं जो समझा रहा हूं तो समझ लेना। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा जब मैं ये सवाल कराया, इससे पहले वाला सवाल कराया, तो ईमानदारी से सोचना तुम्हें क्या लग रहा था कि आज मास्टर बहुत फ्री हो गया है, वो एकदम आसान आसान सी चीजें देके ना हमको खुश करना चाहता है ना, बहुत फ्री मूड से आया आज। ऐसा नहीं है, अब एक जबरदस्त चीज सिखाऊंगा, आजा। मैंने क्या लिखा है पर इसको, कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन इन मोशन अंडर ग्रेविटी। चल, दो ऑब्जेक्ट है ए और बी और साइमल्टेनियसली दोनों को ड्रॉप किया, ए एंड बी ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट एट सेम टाइम, एट सेम टाइम, सेम टाइम पे मैंने दोनों को क्या किया, ड्रॉप किया ग्राउंड से। ठीक है सर, और मैंने क्या किया कि बी पे बिठा दिया रामलाल को, बी पे बिठा दिया रामलाल को, मतलब रामलाल को बिठा दिया, मतलब बी के रिस्पेक्ट में मैं ए का मोशन देखना चाहता हूं, बी के रिस्पेक्ट में मैं ए का मोशन देखना चाहता हूं। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको ड्रॉप किया तो इस पे भी एक्सेलरेशन नीचे लगेगा g, और g एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। इनिशियल वेलोसिटी ए का क्या होगा 0, b का भी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा 0, और b पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से b का एक्सेलरेशन g नीचे होगा। अब जैसे ही मैं t इज इक्वल टू 0 पे ये पूछूंगा वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, तो 0 बोलेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों को ही ड्रॉप किया है, कोई वेलोसिटी नहीं दी मैंने। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं एक्सेलरेशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, तो लिखेंगे g एक्सेलरेशन ऑफ a, एक्सेलरेशन ऑफ a माइनस एक्सेलरेशन ऑफ b। हालांकि मैं टाइम पास कर रहा हूं झूठ मूठ का, हमें पता है कि a का एक्सेलरेशन g नीचे, b का भी एक्सेलरेशन g नीचे, तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0। मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी में दो मोशन अंडर ग्रेविटी में से किसी एक पे बैठ के दूसरे को देखूंगा तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 और रिलेटिव वेलोसिटी भी 0। मतलब ए ऑलवेज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए बी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में दिखाई देगा, और एक साथ दोनों चलते 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 आएंगे और एक ही साथ दोनों ग्राउंड पे टकराएंगे।
दोनों एक ही साथ ग्राउंड पे टकराएंगे, एक ही साथ दोनों ग्राउंड पे टकराएंगे। क्या आपको यह बात समझ में आई? ठीक है सर। अब एक दूसरा केस, मान लो t इज इक्वल टू 0 पे a को मैंने ड्रॉप किया, या a को मैंने इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया, a को क्या किया, नीचे फेंका, और b को मैंने 5 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया। ठीक है ना, t इज इक्वल टू 0 पे a को कितने से थ्रो किया, 10 मीटर पर सेकेंड से, b को कितने से थ्रो किया, 5 मीटर पर सेकेंड से। अब मैं b के रिस्पेक्ट में मोशन देखना चाहता हूं, मतलब जहां जिसके रिस्पेक्ट में मोशन देखना चाहता हूं वहां पे रामलाल को रख देता हूं, मैं लिखूंगा मोशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं एक्सीलरेशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b बोलो क्या होगा, तो आप बोलेंगे एक्सीलरेशन ऑफ a माइनस एक्सीलरेशन ऑफ b। मैं ना लिखूं तो भी बाय डिफॉल्ट आप जानते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करो या ड्रॉप करो उस पे g एक्सीलरेशन नीचे लगता है, तो इनका रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0। और रिलेटिव वेलोसिटी, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b, तो ये क्या हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी 5 मीटर पर सेकेंड, 10 माइनस 5 5 मीटर पर सेकेंड। अरे यही लिखोगे ना यार, 10 माइनस 5 बराबर 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। माइनस कहां से आ गया भाई रामलाल, माइनस कहां से आ गया? अब सुनना ध्यान से, मैं जो स्टेटमेंट लिख रहा हूं, मोशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मोशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब फटाफट ऊपर वाली में क्या लिखोगे, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, ध्यान से सोच के बताना। मोशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, है ना। ऊपर वाली में क्या होगा बताओ, ऊपर वाली क्या होगा, नीचे वाली क्या होगा। मोशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, मोशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, हाँ क्या होगा, बोलो 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 बोलो, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म विथ एक्सीलरेशन g। क्यों? अगर सिर्फ तुम ए को देखोगे तो ए तुम्हें एक्सीलरेटेड दिखाई देगा g एक्सीलरेशन से, और इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी। इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, लगातार बढ़ती जाएगी। अगर एग्जैक्टली आप 1 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी देखेंगे, एग्जैक्टली 1 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी देखेंगे तो ये होगा 20 मीटर पर सेकेंड। अगर आप 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी देखेंगे तो ये होगा 30 मीटर पर सेकेंड। कैसे? तो आप v बराबर u प्लस 80 से निकाल लीजिए, मजदूरी कर लीजिए थोड़ा सा, v बराबर u प्लस 80 से निकाल लीजिए, या आप एक्सीलरेशन 10 है तो 10 ऐड करते जाइए। ठीक है बेटा, यहां पे बताइए इसकी वेलोसिटी 5 है इनिशियल, तो एग्जैक्टली 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 15 मीटर पर सेकंड, निकाल लीजिए आप। और एग्जैक्टली 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 25 मीटर पर सेकंड। कैसे निकाल रहे हो सर, v बराबर u प्लस 80 से, v बराबर u प्लस 80 से। अब नीचे वाली में कैसा है मोशन, यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या हो गया है, 0, और रिलेटिव एक्सीलरेशन 0 तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो रहेगा, कांस्टेंट। क्या बोलेंगे आप, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि रिलेटिव एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हो गया 0, और रिलेटिव एक्सीलरेशन 0 तो रिलेटिव मोशन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। अब एक बात बताओ, यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक्सीलरेशन है ही नहीं। बी के रिस्पेक्ट में जब ए को देखोगे तो बी के रिस्पेक्ट में ए का एक्सीलरेशन दिखाई नहीं देगा। बी को अगर तुम रेस्ट पे मान लोगे तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता हुआ दिखाई देगा, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। अच्छा सर, अगर ऐसा है तो इस पे एक सवाल करके इसका एप्लीकेशन समझाओ। आओ समझाते हैं। ये सवाल देखो, बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 80 मीटर। एक बॉल 80 मीटर हाइट के एक बिल्डिंग से मैंने ड्रॉप किया है। अ बॉल इज ड्रॉप्ड मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। एट द सेम टाइम अनदर बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विथ स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड। सेम टाइम पे एक दूसरे बॉल बी को ऊपर की तरफ मैंने 50 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग। देन टाइम एट विच बॉल विल मीट, मतलब कितने देर बाद बॉल कोलाइड करेगा, कितने देर बाद बॉल कोलाइड करेगा। ठीक है,
कितने देर बाद बॉल कोलाइड करेगा। ठीक है बेटा, अब बताओ रिलेटिव मोशन से करोगे कि इंडिविजुअल मोशन से करोगे। किताबों में देखोगे तो ऐसे मान लेते हैं कि मान लिया बॉल यहां कोलाइड कर रहा है, मान लो बॉल यहां कोलाइड कर रहा है, कोलाइड कर रहा मतलब दोनों मिल रहे हैं, तो ये x चला तो ये 80 माइनस वाई चला, तो फिर इसका मोशन देख लेते अलग से, फिर इसका मोशन देख लेते अलग से। करोगे अखंड मजदूरी करोगे कि रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट लगाओगे? बोलो बोलो बोलो, क्या लगाओगे? सॉल्यूशन में बताऊं, रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट लगाओगे? हाँ ना में जवाब दो। रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट लगाओगे? हाँ ना में जवाब दो। हाँ, रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट लगाते हैं। कैसे रिलेटिव का कंसेप्ट लगेगा देखिएगा ध्यान से। ए पे बैठ जाओ। सर हमको ना बी पे बैठने का मन कर रहा है, तो बी पे बैठ के सॉल्व करा दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम ए पे बैठेंगे तो ए हमको कैसा दिखाई देगा? रेस्ट में। जिस पे हम बैठ जाते हैं वो हमें रेस्ट में दिखाई देता। ठीक, हमको बी कैसा दिखाई देगा? बी, ए का इनिशियल वेलोसिटी क्या था? 0, और इसका एक्सीलरेशन क्या था? 10 नीचे की तरफ। अब क्या होगा, जैसे तुम बी पे बैठोगे तो ए का वेलोसिटी 0 था और बी का था ऊपर 50, तो ये 50 ही रहेगा। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा? 50 मीटर पर सेकेंड। और एक्सीलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा? 0। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका भी एक्सीलरेशन जी नीचे। ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंको या ऊपर से नीचे फेंको, नीचे की तरफ एक्सीलरेशन जी लगता ही है, और इसका भी एक्सीलरेशन नीचे की तरफ जी। तो ए के रिस्पेक्ट में बी का एक्सीलरेशन 0 और एक्सीलरेशन रिलेटिव 0, तो रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट। अब ए को लगेगा कि लगातार बी उसके तरफ आ रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से, और कितना डिस्टेंस चल के आना है? 80 मीटर। तो जब एक्सीलरेशन 0 हो जाए, एक्सीलरेशन 0 हो जाए तो एस बराबर यूटी में एक्सीलरेशन 0 हो जाए तो एस बराबर यूटी में 0। अरे बात सुन, एक्सीलरेशन 0 तो ये खत्म। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में एक्सीलरेशन रिलेटिव एक्सीलरेशन 0, तो ये खत्म। ए रेस्ट में, और ये ऊपर चलता हुआ आ रहा है 80 मीटर 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, तो ये 80 मीटर बराबर स्पीड 50 मीटर पर सेकंड इंटू टी, तो 0 से 0 कटेगा, टी बराबर 8/5 मतलब 1.6 सेकंड आंसर। 1.6 सेकंड आंसर। ए अब बताओ अब इस सवाल का सॉल्यूशन देखना, एक बार किताबों में देखना, कहीं कहीं देखना, सवाल टाइप करके सॉल्यूशन देखना। ऐसे करेंगे, ऐसे करके दिखाऊं, एक बार मजदूरी करके दिखाऊं, बता। ऐसे करते हैं कि लेट एज्यूम, अबे छोड़ यार, नहीं कर रहा। लेट एज्यूम, क्यों एज्यूम? लेट एज्यूम कि ये यहां आया कुछ एक्स डिस्टेंस पे, तो ये बी यहां आ गया तभी कोलिजन हुआ, और इसको टाइम मान लेते, टी लगा तो ये भी टी टाइम में आया होगा, तो ये यहां आया तो ये यहां आया। बकलोली कर रहे हो। लेट्स अज्यूम कोई बात नहीं, डीपीपी के सॉल्यूशन में ऐसे ही किया हुआ, देख लेना। नाइन्थ में किया था। कैसे किया था नाइन्थ में? चलो इधर ये सवाल देखो। बॉल इज थ्रोन, बॉल ए इज थ्रोन विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। ये क्या लिखा हुआ है? बॉल ए इज थ्रोन विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट अ सेम टाइम फ्रॉम सेम पॉइंट बी, बॉल बी इज ड्रॉप्ड। देखो बॉल ए है, उसको नीचे की तरफ थ्रो किया है 10 मीटर पर सेकेंड से। मैं सिचुएशन बना देता हूं, t इज इक्वल टू 0 पे, और उसी इंस्टेंट पे बी बॉल को मैंने किया ड्रॉप। मैं लिख देता हूं यहां, पूरी बातें लिख देता हूं। ड्रॉप किया तो बी की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। देन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? 2 सेकेंड के बाद उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये पूछा है। 2 सेकेंड के बाद उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा बताओ। सवाल समझो, सवाल समझो, सवाल समझो। एकदम ही जोरदार सवाल बताऊंगा। मैंने मजदूरी से की थी फर्स्ट टाइम। आज बहुत मस्त मूड में हो। अबे मूड तो तुम खराब करते हो ना, मैं तो हमेशा मस्त मूड में रहता हूं। मैं तो हमेशा ही बढ़िया मूड में रहता हूं, मूड तो तुम खराब करते हो। चलो इधर देखो, मजे आ जाएंगे सवाल। अरे यार आज तुम भी गजब मूड में हो यार, मुझे सवाल को सॉल्व करने का मौका ही नहीं दे रहे हो, खुद ही सॉल्व कर ले रहे हो। और यार ऐसे नहीं चलेगा यार, चीटिंग है ये तो। नहीं 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 नहीं, चीटिंग है ये, मैं नहीं मान रहा यार। तुम ऐसे करोगे मतलब मास्टर को सवाल सॉल्व करने का मौका ही नहीं दोगे। 20 मीटर आंसर और सही है।
अरे यार, गलत चीज सिखा दी तुम्हें तो। गलत चीज सिखा दी तुम्हें। मैं नहीं खेल रहा, जाओ। पहले यार तुम कुछ गलत करो, फिर मैं तुम्हारी बेइज्जती करूं, फिर मैं तुम्हें डांटूं, तब तो मजा आता है ना यार। बॉल ए इज थ्रोन विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, और ये नीचे ही थ्रो किया ना, मैं डायग्राम में बना दिया। क्वेश्चन का ही पार्ट समझो, तुम ये मत बोलना कि सर ऊपर थ्रो किया या नीचे, मैं बता रहा हूं नीचे किया, मैंने सवाल लिखा है, डाउनवर्ड लिखा होगा। तो बॉल ए इज थ्रोन विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड से बॉल ए को थ्रो किया, एंड सेम टाइम, उसी टाइम पे, फ्रॉम सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से बॉल बी इज ड्रॉप्ड, बॉल बी को क्या किया मैंने, ड्रॉप किया, बॉल बी को क्या किया मैंने, ड्रॉप किया। देन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड के बाद दोनों के बीच में डिस्टेंस बताओ, 2 सेकेंड के बाद दोनों के बीच में डिस्टेंस बताओ। अब कैसे करोगे, अब ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 सेकेंड तक इसका मोशन देख लिया। 2 सेकेंड तक इसका मोशन देख लिया, ओहो, फिर दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट देख लिया। ऐसे करके दिखाओ, ओ गजब, ऐसे करके दिखाओ। 2 सेकेंड के बाद दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट देखना है, तो 2 सेकेंड में ये देख लो कितना चला, और 2 सेकेंड में ये देख लो कितना चला, फिर दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकाल दो। क्या तुमने ऐसे ही किया है, क्या तुमने ऐसे ही किया है कि 2 सेकेंड में ये कितना चला, 2 सेकेंड में ये कितना चला, उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट देख लिया? क्या तुमने ऐसे किया है, हां या ना बताओ, क्या तुमने ऐसे किया है? नो। कुछ बच्चे कह रहे यस, कुछ बच्चे कह रहे नो, कुछ कह रहे यस, कुछ कह रहे नो। सुन, ए को जाने दे, तू बी पे बैठ जा, ए को जाने दे, तू बी पे बैठ जा। तो रामलाल कहां बैठ गया, बी पे। तो बी कैसा दिखाई देगा, रेस्ट में, बी इज परफेक्ट रेस्ट। अब ए का रिलेटिव वेलोसिटी अगर बी के रिस्पेक्ट में देखोगे तो 10 होगा। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी 0 और ड्रॉप किया था उसी इंस्टेंट पे, ये रेस्ट में था, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी हो गई 10, और रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हो गया तुम्हारा 0। वेलोसिटी क्या हो गया 10 और एक्सीलरेशन हो गया 0। अब तुमसे यही पूछा है ना कि दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ, मतलब ये तो रेस्ट में रह गया और ये 10 मीटर पर सेकेंड से 2 सेकेंड में कितना चलेगा निकाल लो। तो S बराबर VT 10 गुना 2 20 मीटर। आंसर आंसर आंसर। क्या तुमने ऐसे निकाला है, क्या तुमने ऐसे सॉल्व किया था? क्या तुमने ऐसे सॉल्व किया था? यस। अब सुनो और ध्यान से सुनो, ये कोई एमआर स्टार नहीं है, ये रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट है, ये मैंने नहीं बनाया है ना। तो मुझे मेरे ऊपर गलत इल्जाम मत लगाना कि सर बेसिक से नहीं पढ़ाते। बेटा ये कंसेप्ट ही है, ये दुनिया में नहीं पढ़ाया जाता, मैं पढ़ा रहा हूं ईमानदारी से, है ना, है ना। दुनिया में पढ़ाया जाता कंसेप्ट पढ़ा देते हैं, यहाँ पे अप्लाई करके अच्छे से नहीं समझाते। तो ये मैंने समझा है, मैंने बहुत बेसिक कंसेप्ट समझा है। ये कोई एमआर स्टार मेरा नहीं है, ये बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है बेटा। हाँ ये बेसिक कंसेप्ट है ना। कल को तुम मत बोलना कि सर आपने रिलेटिव मोशन में ना बेसिक नहीं बताया। बेटा मैंने रिलेटिव मोशन में बेसिक बताया पूरे एक क्लास में, और ये बेसिक ही है, ये कोई एमआर स्टार नहीं है, ये कोई एमआर स्टार नहीं है, बेसिक है। ये क्या है बेटा, बेसिक है, ठीक है। चलो, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट h एंड अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड आफ्टर 6 सेकेंड, but they reach at a ground at same time t is equal to 80 second. Then velocity of second ball, then initial velocity of second ball, then initial velocity of a second ball. क्या पूछा है? Then initial velocity of a second ball. Initial velocity of second ball. अच्छा then लिखना था मुझे। इनिशियल वेलोसिटी। अब समझना, अब इस सवाल का सॉल्यूशन तुम्हें हर जगह मिल जाएगा, हर जगह मतलब हर जगह। सवाल टाइप कर लेना, सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन मैं जो कराऊंगा वो कहीं नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इस सवाल का सॉल्यूशन तुम्हें हर जगह मिल जाएगा, लेकिन मैं जो कराऊंगा वो कहीं नहीं मिलेगा। ध्यान से देखना। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h हाइट से पहले बॉल को क्या किया है, ड्रॉप किया है। फील करना बेटा, यहां पे सॉल्यूशन समझना, अच्छे से देखना मैं क्या समझा रहा हूं। एक ए बॉल को क्या किया मैंने, ड्रॉप किया है, और बॉल बी को 6 सेकेंड बाद, ये तो t इक्वल टू 0 पे हुआ। अब बॉल
इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट h, किसी h हाइट से, ग्राउंड के किसी h हाइट से बॉल को ड्रॉप किया, एंड अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड आफ्टर 6 सेकेंड। अभी नहीं फेंका है, अभी नहीं फेंका है, अभी तो बी बॉल है ही नहीं, ए को ड्रॉप करके मैं भूल गया, ध्यान से सुनिएगा, ए को ड्रॉप करके मैं भूल गया, 6 सेकंड बाद ए कहीं यहां पे आ गया होगा। अगर बेटा मैंने इसको ड्रॉप किया है और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी से चल रहा, बी है ही नहीं अभी मोशन में, बी तो 6 सेकंड बाद आएगा ना, अभी बी है ही नहीं मोशन में, अभी ए चल रहा है, तो 6 सेकंड बाद एट 6 सेकंड, एट 6 सेकंड आप जानते हैं बॉल की वेलोसिटी हो जाएगी 60 मीटर पर सेकंड, और ये डिस्टेंस चल लेगा 180 मीटर 6 सेकंड में। 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस चल जाएगा बेटा? 125 नहीं, मैं सॉल्व कर देता हूं। t इज इक्वल टू 6 सेकंड में अगर कोई बॉल ड्रॉप किया गया है तो s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाओगे तो s बराबर आ जाएगा हाफ एक्सीलरेशन की वैल्यू 10, ड्रॉप किया है तो 6 का होल स्क्वायर 36 मल्टीप्लाई 5, ये हो जाएगा 180 मीटर। तो कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर चुका होगा? 180 मीटर, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? a की 60 मीटर पर सेकेंड। क्या आपको यहां तक समझ में आया? ठीक है सर, अभी रिलेटिव का कंसेप्ट क्यों नहीं लगा रहे हो? भाई साहब, क्या दोनों बॉल को एक ही बार थ्रो किया है? नहीं। क्या दोनों बॉल को एक ही टाइम में ड्रॉप और प्रोजेक्ट किया है? नहीं। एक बॉल को ए को ड्रॉप कर दिया और भूल गया, मस्त हो गया, ए को छोड़ के मस्त हो गया, है ना, पान खाने लगा, तब तक ए को ड्रॉप करके पान खा रहा, और बढ़िया से पान वान खा लिया, फिर सोच अरे यार ए को तो मैंने फेंक दिया, ए को तो ड्रॉप कर दिया। 6 सेकंड बाद उसको याद आया, आफ्टर 6 सेकंड, एग्जैक्टली 6 सेकंड पे, एग्जैक्टली 6 सेकंड पे उसने बॉल वी को, किसी बॉल बी को वी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया। अब बॉल वी को वी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया, और ये कितने देर बाद? ग्राउंड पे 18 सेकंड बाद पहुंचे हैं, मतलब एग्जैक्टली 18 सेकंड बाद ये ग्राउंड पे पहुंच जाएंगे दोनों 1 सेकंड में। तो 6 सेकंड बाद तो इसको फेंका ही है, तो कितने देर में ये बॉल ए को पकड़ लिया? कितने देर में बॉल ए को पकड़ लिया? फटाफट बताओ, कितने देर में बॉल ए को पकड़ लिया? 12 सेकंड में। कैसे? तो देखो, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे जैसे ही तुमने b बॉल को v वेलोसिटी से फेंका था, उसी समय a बॉल की वेलोसिटी थी 60 मीटर पर सेकेंड, और उन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट था 180 मीटर का, और वो ग्राउंड पे कब मिल रहे हैं? एट 18 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 18 सेकेंड पे a एंड b दोनों ग्राउंड पे मिल गए, a और b दोनों ग्राउंड पे मिल गए। कब? 18 सेकेंड बाद, है ना, इनिशियल से 3 सेकंड बाद। तो बॉल ए को मैंने ड्रॉप किया था t इज इक्वल टू 0 पे, उसके 6 सेकंड बाद बॉल को मैंने फेंका था, उस समय ये बॉल यहां पे 60 मीटर पर सेकंड चल रहा था, ठीक है। कितने देर बाद पकड़ लिया उसने? तो 18 सेकंड बाद दोनों मिले हैं, और बॉल बी को मैंने 6 सेकंड बाद फेंका था, तो बॉल बी कितने समय बाद ए के पास आ गया? 12 सेकंड बाद, है ना, कितने सेकंड बाद? 12 सेकंड बाद। अब तुम यहां से रिलेटिव का कंसेप्ट लगा दो। सर रिलेटिव का कंसेप्ट कैसे लगाएं? तो रिलेटिव के कंसेप्ट के लिए तुम ए पे रामलाल को बिठा दो या बी पे रामलाल को बिठा दो। जैसे भी तुम बी पे रामलाल को बिठाओगे तो ध्यान से सोचना, अगर तुम बी पे रामलाल को बिठा दोगे तो बी तुमको कैसा दिखाई देगा? रेस्ट में। और ए की वेलोसिटी नीचे थी 60, वो तो ए के पास रहेगी। बी की वेलोसिटी नीचे जो v थी वो ऊपर इसमें ले जाके ऐड करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा v माइनस 60 मीटर पर सेकेंड। समझ आया कि नहीं आया? हाँ बहुत आसान है। तो v माइनस 60 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस कितना है? 180 मीटर का, और ए और बी दोनों कितने सेकंड में मिल जा रहे हैं? 12 सेकंड में। तो 12 सेकंड में दोनों मिल जाएंगे। बस ये एक लाइन में आंसर लिख दो। बताओ वेलोसिटी v माइनस 60 इज इक्वल टू डिस्टेंस 180 बाई 12। बहुत आसान है। 180 बाई 12 हो जाएगा आपका, ये कैंसिल करोगे 180 बाई 12 हो जाएगा तुम्हारा 15। तो v इज इक्वल टू 60 प्लस 15 इज इक्वल टू 75 मीटर पर सेकेंड। फील आया कि नहीं है? बताओ क्या किया मैंने? 6 सेकंड बाद दोनों में रिलेटिव मोशन लगा दिया। 6 सेकंड बाद दोनों में रिलेटिव मोशन लगा दिया। अगर तुम्हें समझ नहीं आया होगा तो इसके सवाल को सॉल्यूशन करने का दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका भी है, सेकंड मेथड से करा देता हूं। सेकंड मेथड से करा देता हूं। चलो उसी सवाल का सेकंड मेथड। t इज इक्वल टू 0 पे बॉल ए को मैंने ड्रॉप किया। बॉल ए 18 सेकंड बाद ग्राउंड पे पहुंचा है। 18 सेकंड बाद ग्राउंड पे पहुंचा है, तो टोटल टाइम कितना चला है? 18 सेकंड तक। आफ्टर 6 सेकंड, आफ्टर 6 सेकंड
बॉल बी को v वेलोसिटी से मैंने फेंक दिया है। अब 6 सेकंड बाद फेंका और एग्जैक्टली 18 सेकंड बाद ये यहां गया, तो इसका जर्नी कितने देर के लिए हुआ है सर? इसका जर्नी 12 सेकंड के लिए हुआ है। तो जितना 12 सेकंड में ये चला है उतना ही 18 सेकंड में ये चला है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इन 18 सेकंड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी इन 12 सेकंड। जितना ये 18 सेकंड में चला है, 6 सेकंड बाद इसको मैंने प्रोजेक्ट किया, उतना ही ये 12 सेकंड में चला है। अरे यार 18 सेकंड में से 6 सेकंड कम कर दो। एक बोल रहा ना, बहुत बढ़िया। ये बोला सर 12 सेकंड कैसे आया? मैंने तुम्हें एक थप्पड़ मारा t = 0 पे, ठीक है, ओके। और फिर 6 सेकंड बाद एक और थप्पड़ मारा, सर ठीक है, 2 थप्पड़ मारे, और 18 सेकंड पे एक तीसरा थप्पड़ मारा। तो थर्ड थप्पड़ और सेकंड थप्पड़ के बीच में टाइम गैप बता। मैंने तुम्हें एक थप्पड़ मारा t = 0 पे, एक थप्पड़ मारा 6 सेकंड पे, और एक थप्पड़ मारा 18 सेकंड पे। तो बता सेकंड थप्पड़ और थर्ड थप्पड़ के बीच में टाइम गैप कितने का है? बता ना, 12 सेकंड कैसे आया बता। एक थप्पड़ मैंने मारा तुम्हें खींच के 0 सेकंड पे, दूसरा थप्पड़ मारा मैंने 6 सेकंड पे, और 2 थप्पड़ ऐसे और मारे तुम्हें मैंने 18 सेकंड पे। तो दूसरे थप्पड़ और तीसरे थप्पड़ के बीच में टाइम गैप क्या है? 18 - 6 12। अब समझ आ गया? तो 6 सेकंड बाद इसको v वेलोसिटी से फेंका है, और इसको t = 0 पे क्या किया था? ड्रॉप किया था। तो इंडिविजुअल मोशन से भी कर सकते हो। सिंपल सी बात है कि जितना ये 18 सेकंड में चला है उतना ही वो 6 सेकंड में चला है। तो 18 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? हाफ g × 18 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0। इसकी इनिशियल वेलोसिटी है v, तो लिखेंगे v × 12 प्लस हाफ g × 12 का होल स्क्वायर। अब यहां से बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। g की वैल्यू 5 होगी, तो ये होगा 5 × 18 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू v × 12 प्लस 5 × 12 का होल स्क्वायर। यहां से वेलोसिटी निकाल लो। ये वेलोसिटी एग्जैक्टली 75 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। आप रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट बिना लगाए भी सॉल्व कर सकते हैं। अब बिना रिलेटिव मोशन लगाए भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिना रिलेटिव मोशन के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बिना रिलेटिव मोशन के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक मजे ले रहे हो क्या? अब एक और बच्चा बोला सर 12 कैसे आया? मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा 0 सेकंड पे, मैंने तुम्हें लात मारा 6 सेकंड बाद, मतलब 6 सेकंड पे, और मैंने थप्पड़ और लात दोनों एक साथ मारे 18 सेकंड पे। तो बताओ लात मारने और थप्पड़ और लात दोनों मारने में टाइम गैप कितने का है? बकलोल ही हो गए क्या? अच्छा चलो एक सवाल पूछता हूं मैं तुमसे। चलो आज तुम मूड में हो एकदम। चलो एक सवाल पूछता हूं। मान लो तुमने एक लॉटरी खरीदा था बहुत दिन पहले। क्या खरीदा था? लॉटरी। और लॉटरी वाले का आज फोन आया और तुमसे कहा गया कि तुम्हें लॉटरी में मिला है 5 दिन का यूएस ट्रिप, अमेरिका जाने का, यूएसए जाने का 5 दिन का तुम्हारा निकला ट्रिप। अच्छा मैं पहली बार कोटा में गया था ना, मैं पहली बार कोटा गया था, तो अभी क्लासरूम भरे भरे से होते थे। मैं पढ़ाने गया ना, पहला क्लास था मेरा, आज से 6 साल पहले, 4-5 साल पहले मैं बच्चा ही लगता था। और मैं गया क्लास में, वहां पे 4-4, 5-5 साल ड्रॉपर मेरे से भी, मेरे बराबर के एज की या मेरे से भी 2-3 साल बड़े एज के लग रहे थे, है ना। तो मैंने उनसे, मैं गया क्लास में, बच्चे पूछे सर कहाँ से हो? तो मैं अभी यूएसए से, मुझे याद आया, मैंने उनको बोला यूएसबी। उनको क्या बोला? यूएसबी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूएसबी? है ना, बच्चे मजे ले रहे थे। अरे ये छोटू सा मास्टर क्या पढ़ाएगा। सच बता दो, वहां पे क्या होता है कि कोटा में 5-5, 6-6 साल ड्रॉप कॉमन है। अब थोड़ा सा ड्रॉप कम करने लगे लोग, लेकिन वहां पे 5-5, 6-6, 7-7 साल ड्रॉप लोग करते थे। तो ये कौन है बे? ये करो युगांडा से बिहार। नहीं, युगांडा का इन्वेंशन बाद में, युगांडा से बिहार। मैंने बोला उनको यूएसबी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूएसबी? यूनाइटेड स्टेट ऑफ बिहार। बिहार सिर्फ स्टेट नहीं है, वो एक यूनाइटेड स्टेट है। बहुत सही, यूएसबी।
तो आज से बाद जब भी तुमसे कोई पूछे कहां से हो तो तुम कहना यूएसबी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ बिहार। चलो तुम्हारा लॉटरी लगा साहब और तुम्हें जाना है यूएसयू, यूनाइटेड स्टेट ऑफ युगांडा। तुम्हारा लॉटरी लगा, मान लो यूएसयू, यूनाइटेड स्टेट ऑफ युगांडा। अब तुमने घर वाले से बात किया कि मुझे यूएसयू जाना है और बहुत सही। तो एक बात बताओ, जैसे ही तुम्हें लॉटरी का खबर बताया जाएगा कि तुम्हें युगांडा का लॉटरी लगा है, वहां पे घूमने जाना है 5 दिन के लिए। कितने दिन के लिए साहब? 5 दिन के लिए जाना है सिर्फ। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करोगे? फटाफट बताओ, सबसे पहला काम क्या करोगे? बोलो। सर हम जाने से मना कर देंगे। मजाक नहीं, चलो छोड़ो छोड़ो। सच में मान लो तुम्हें लॉटरी लग गया यूएसए का, यूएसए जाना तुम्हें। अब मजाक बंद करो, चलो ठीक है, वापस आ जाओ। तुम्हें जाना यूएसए, सबसे पहला काम क्या करोगे? पैकिंग। पैकिंग करेंगे सर, पैकिंग। पैकिंग 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 करेंगे सर, पासपोर्ट देखेंगे सर। अरे रामलाल, ऐसा है कि तुम्हारी शक्ल देख के ना वो जो पासपोर्ट चेक करता है ना, वो तुम्हें एयरपोर्ट के गेट से ही भगा देगा कि ऐसे लोगों का ना बैन है यूएसए में, ऐसे शक्ल वाले लोग यूएसए में नहीं जा सकते। प्लानिंग करेंगे सर, शॉपिंग करेंगे। ठीक है, सुनो ध्यान से, तुम सबका जवाब है गलत। एक बात बताओ, तुम कह रहे हो कि सर शॉपिंग करेंगे, सर पासपोर्ट लाएंगे, पैकिंग करेंगे, लेकिन तुम पैकिंग करते समय कौन सा कपड़ा रखोगे? ठंडे का कि गर्मी का? बताओ, कौन सा कपड़ा रखोगे? कौन सा कपड़ा रखोगे? मगर तुम्हें जाना है वहां पे, तुम कह रहे हो कि हम सर पैकिंग करेंगे, है ना, पैकिंग करेंगे। तो पैकिंग करो, अच्छी बात है, लेकिन पैकिंग करते समय तुम सर्दी का, ठंड के हिसाब से कपड़ा रखोगे कि गर्मी के हिसाब से कपड़ा रखोगे? अब ये बच्चे बोले सर दोनों रख लेंगे। एकदम निहायती किस्म के एकदम बेवकूफ हो गया बे। वहां पे जब जाओगे तुम्हें क्या बताया, तुम तो जीवन भर चले खटारा बस में, ऑटो से, तुम्हें ये सब का क्या पता। वहां पे एक लिमिट होता है बेटा कि इस लिमिट से ज्यादा लगेज आप नहीं ले जा सकते। समझ में आया कि नहीं आया? इस लिमिट से ज्यादा लगेज आप नहीं ले जा सकते। वहां पे लिमिट होता है कि 25 kg ले जा सकते हैं। अब तुम बोरा भर के कपड़ा ले जाएगा, है ना, और चावल अलग से बांध लेगा 20 किलो। ये सर क्या पता वहां पे खाने के लिए भात ना मिले तो 20 किलो चावल बांध लिया अच्छे से। रामलाल, लिमिट होता है बेटा, सामान ले जाने का लिमिट होता है। हमारे दिमाग से पैदल भाई, सर 20 किलो चावल रख लेंगे सर पहले तो हम, क्या पता वहां पे भात मिले ना मिले। सुनो ध्यान से, तो तुम सबसे पहला काम करोगे शॉपिंग करोगे या कपड़े पैकिंग करोगे, लेकिन कौन से कपड़े का पैकिंग करोगे? सर्दी का या गर्मी का? तो सर हम दोनों कर लेंगे। तो दोनों बेवकूफ हो, आप नहीं कर पाओगे, एक ही करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम इंटरनेट पे जाएंगे और वहां का वेदर चेक करेंगे, है ना। सबसे पहले नहीं करोगे तुम, पहले हंस लो, खुश हो जाओ, लड्डू बांट दो अपने गांव में, है ना, अपने मोहल्ले में लड्डू बांट लो, पिताजी को लड्डू खिला दो कि मैं यूएसए जा रहा हूं। फिर उसके बाद पैकिंग करने से पहले टेम्परेचर चेक करोगे। तो जब तुम टेम्परेचर चेक करोगे, टेम्परेचर मान लो तुमने चेक किया, टेम्परेचर तुम्हें पता चला 35 डिग्री सेल्सियस है या कुछ भी है, 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर किस तरफ है? ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, किस तरफ? जैसे बाहर तुम कहते हो ना सर आज बहुत ठंड हो रहा है, आज ठंड हो रहा है, तो ठंड हो रहा है, टेम्परेचर आज 5 डिग्री सेल्सियस हो गया सर, दिल्ली में बहुत ठंड पड़ रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किस तरफ है? ऊपर की तरफ 5 डिग्री सेल्सियस, नीचे की तरफ, पीछे की तरफ, आगे की तरफ, किधर? 5 डिग्री सेल्सियस किधर? तो 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बताने से पहले डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है। टेम्परेचर होता है नीचे सर, नीचे भाई रामलाल। कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई साहब
कल तुमने कितने घंटे पढ़े, कितने देर पढ़ाई किया कल तुमने, बताओ कल कितने देर पढ़ाई किया था, बताओ कितने देर पढ़ाई किया था, बताओ कल कितने देर पढ़ाई किया था, बताओ कितने देर पढ़ाई किया था। ग्यारह घंटे, 2 घंटे, 8 घंटे। अब बता तो किधर किया था, ऊपर की तरफ 8 घंटे कि नीचे की तरफ 8 घंटे, आगे की तरफ 8 घंटे कि पीछे की तरफ 8 घंटे, किधर 8 घंटे किधर पढ़ाई किया था, डायरेक्शन के साथ बता, डायरेक्शन के साथ बता, डायरेक्शन के साथ बताओ कल तुमने कितने घंटे पढ़ाई किया, डायरेक्शन के साथ, डायरेक्शन के साथ बताओ। डायरेक्शन के साथ बताओ। नीचे की तरफ 8 घंटे, इसीलिए जितना पढ़ता है ना सब नीचे बह जाता है। नीचे की तरफ 8 घंटे मत पढ़ा कर, कल से ऊपर की तरफ 8 घंटे पढ़ना। सर नीचे की तरफ 8 घंटे पढ़ लिया था, इसीलिए तेरे टेस्ट में नंबर नहीं आते, तो कुछ नहीं सीख पाता। सर पीछे की तरफ आप 8 घंटे पढ़ा था, आगे की तरफ 8 घंटे, बहुत सही। टाइम का जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ऊपर से बह गया तो ज्यादा ऊपर पढ़ लिया था, बीच बीच में पढ़ा कर, ना नीचे से ना ज्यादा ऊपर से। सुन मेरी बात, चल ठीक है, अब सुन। अब जिस प्लेन से, नो डायरेक्शन, यस नो डायरेक्शन, जिस प्लेन से तुम्हें यूएसए जाना है ना, जिस प्लेन से तुमने पैकिंग वैकिंग कर लिया और गए एयरपोर्ट, जिस प्लेन से तुम्हें जाना है उस प्लेन का जो ड्राइवर है उसका आज फर्स्ट डे है ना, डे मतलब फर्स्ट डे है उसका, आज ही पहली बार वो फ्लाइट उड़ाएगा। आज पहली बार वो फ्लाइट उड़ाएगा। पायलट, बहुत बढ़िया पायलट है, पायलट पहली बार वो फ्लाइट उड़ा रहा, आज उसका फर्स्ट डे है। अब वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, अब उसका फर्स्ट डे है तो भी तो कुछ तैयारी करेगा, जैसे तू पहली बार जा रहा है यूएसए तो तुमने भी कुछ तैयारी किया था, उसका भी आज फर्स्ट डे है, वो भी फ्लाइट उड़ाएगा आज और उसका फर्स्ट डे है, तो वो क्या करेगा बताओ, वो क्या करेगा? वो करेगा क्या बताओ, वो क्या करेगा? टाटा बाय बाय, हाँ बाबू जलेला है वो, आज फर्स्ट डे उसका, तो फटाफट जाएगा और इंटरनेट पे है ना सर्च करेगा कि दिल्ली टू युगांडा होते हुए तुम्हें यूएसए जाना है, तो सबसे पहले आज का वेदर चेक करेगा कि एयर जो फ्लो कर रहा है वो कितनी रफ्तार से कर रहा है और किस डायरेक्शन में कर रहा है ना, वो पहले क्या पता करेगा, हाउ फास्ट एयर इज फ्लोइंग, क्योंकि वेदर पता करता है वो। अब ऐसा नहीं है, तुम्हारी स्कूटर नहीं है कि स्कूटर निकाला और रामलाल के गली की दुकान से, हलवाई की दुकान के पीछे से ले लिया, भाई उसको पता करना पड़ता है कि आज का वेदर कैसा है। हाइट पे जाएंगे तो वहां पे एयर का फ्लो किस तरफ है, एयर के फ्लो का पता लगाना पड़ता है, और उसको यह भी पता लगाना पड़ता है, हाँ अब मान लो आगे गया वो फ्लाइट उड़ा के जा रहा, अब एयरवे में ऊपर पे भी ना मैप बना होता है, मान लो फ्लाइट उड़ा के ले जा रहा, इधर लिखा ऐसे लिखा हुआ है कहीं पे, ऐसे समझना, लिखा है यूएसए और नीचे लिखा हुआ युगांडा, युगांडा ऐसे लिखा हुआ है युगांडा 500 किलोमीटर और यूएसए 600 किलोमीटर, ठीक है। अब भाई उसको ये पता करना पड़ेगा, मान लो तुम ही कहीं जा रहे हो, ऐसे कहीं रास्ता जा रहा और रास्ता 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा, इधर जाएंगे तो हम पहुंच जाए, ऐसे लिखा हुआ है, सॉरी ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे कहीं लिखा हुआ है पटना 50 किलोमीटर और दिल्ली 500 किलोमीटर, कहीं ऐसे लिखा हो एग्जाम्पल मान लो, तो सिर्फ पटना 50 किलोमीटर और दिल्ली 500 किलोमीटर लिखना सफिशिएंट नहीं होगा। आपने देखा होगा कहीं मैप पे तो ऐसे डायरेक्शन बना होता है, क्या होता है बेटा, डायरेक्शन बना होता है, देखो जैसे लिखो दिल्ली
तो लिखा होगा कि दिल्ली 500 किलोमीटर इस तरफ जाना है, पटना 50 किलोमीटर इस तरफ जाना है। जैसे इसको लिखा यूएसए 600 किलोमीटर है, तो लिखा होगा कि यूएसए जाने के लिए इधर जाना पड़ेगा और युगांडा जाने के लिए इधर जाना पड़ेगा। मतलब हमें डायरेक्शन का पता होना जरूरी है। तो पायलट क्या क्या पता करेगा? पहले तो मैप देखेगा कि कहां से डेविएट होंगे, तो यूएसए किधर जाएंगे, युगांडा किधर जाएगा। एरो बहुत जरूरी है, और एरो का मतलब होता है डायरेक्शन। तो जीवन में कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिनका मीनिंग बिना डायरेक्शन के पॉसिबल नहीं है, बिना डायरेक्शन के पॉसिबल नहीं। जब तक आप डायरेक्शन नहीं बताओगे ना, तब तक उसका इफेक्ट पता करना पॉसिबल नहीं है। मैं बोल दूं, यहां पे खड़ा हो जाओ, दो रास्ता जा रहा, मैं बोल दूं पटना 50 और दिल्ली 500, तो कैसे जाएगा 50 और 500 किलोमीटर? कैसे जाएगा बता, जब तक तुम्हें एरो का पता ना हो, एरो का पता ना हो। ठीक है ना? तो देखो इधर, तो वेक्टर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होती है, हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा वेलोसिटी। हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग, होता है स्पीड, ऑब्जेक्ट कितना तेज चल रहा है, ये होता है सिंपल स्पीड। एंड हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड वेयर इट इज मूविंग, ये डायरेक्शन, ये हो गया तुम्हारा वेक्टर। वेलोसिटी को जब हम लिखते हैं तो उसके ऊपर एक डंडा लगा देते हैं। ये डंडा क्या बताता है कि जिसके सर के ऊपर ये डंडा लगा हो वो तुम्हारा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है। मान लो हाँ, डिस्प्लेसमेंट में हम ये बताते हैं हाउ फार एंड वेयर, जबकि डिस्टेंस में हम सिर्फ ये बताते हैं कि जीवन में कितना संघर्ष किया, कितना देर पढ़ा, कितना संघर्ष किया, सिर्फ ये बताते हैं। डिस्प्लेसमेंट भी ये बताते हैं कि पहले यहां था और बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। ये बताते पहले यहां था अब यहां चला गया, तो ये ग्रोथ हो गया है ना। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल सा लॉजिकल समझना। मान लो मैं और तुम एक कमरे में बंद है, ऐसी गलती कभी मत करना, बहुत कूटूंगा। लेकिन मान लो, क्या मानने में क्या जाता है, मान लो और मैंने तुम्हें बोला कि जाओ गेट पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा के गेट को खोल दो। गेट पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा के गेट को खोल दो। तुम गए और गेट पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे, गेट खुल ही नहीं रहा। मैं आया, खींच के थप्पड़ मारा और बोला वह ऐसे गेट खुलता है, 5 न्यूटन का फोर्स पीछे की तरफ लगाओ। लेकिन गेट नहीं खुल पाने में गलती किसका था? मेरा, क्योंकि मैंने बताया गलत। मुझे यह बताना चाहिए था जाके गेट पे 5 न्यूटन का फोर्स पीछे की तरफ लगाओ। अब फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैं ये बता दूं कि मैंने 5 न्यूटन लगाया, लेकिन ये बताओ ही ना कि किस तरफ लगाया, तो उसका इफेक्ट का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। समझने की कोशिश करो। हाँ, पुल और पुश, बहुत सही। पुल मतलब आगे की तरफ, सॉरी पुश मतलब आगे की तरफ, पुल मतलब खींचना। तो बहुत सारे जीवन में ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसका तुम डायरेक्शन ना बताओ तो कोई मतलब नहीं। जैसे मोमेंटम, एनर्जी स्केलर है, एनर्जी का कोई डायरेक्शन नहीं होता। वॉल्यूम स्केलर है, डेंसिटी स्केलर है, इसके डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होता है जो डायरेक्शन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बेटा देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी डी थीटा। ये एक्सेल वेक्टर, जैसे हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं ना, तो सेंस ऑफ रोटेशन, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अब छोटा डी थीटा लिखते हैं ना, उसका भी डायरेक्शन होता है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है इसका। मास का डायरेक्शन नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। मास क्या हो जाएगा? स्केलर। मास क्या हो जाएगा? स्केलर। जैसे बहुत पहले क्लास में पढ़ा रहा था, तो स्केलर और वेक्टर का एक बच्चा नहीं समझ रहा, बोला सर हमको अभी भी समझ नहीं आ रहा सर स्केलर वेक्टर क्या होता है। तो मैंने उसको समझाया कि देख, जब तक इंसान की शादी नहीं होती है तब तक वो रहता है स्केलर, उसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं रहता, वो कहीं भी भाग सकता है। लेकिन इंसान की जब शादी हो जाती है तो वो बाउंडेड होता है एक ही डायरेक्शन में देखने के लिए। कमिटेड जब हो जाता है इंसान तो उसका डायरेक्शन फिक्स हो जाता है, वो इधर उधर कहीं भी देख नहीं सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो शादी से पहले इंसान का जीवन कैसा होता है? स्केलर। शादी से पहले इंसान का जीवन क्या होता है? स्केलर। उसका डायरेक्शन कुछ फिक्स ही नहीं है, वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है। और जब शादी हो जाती है इंसान की तो उसका जीवन कैसा होता है? वेक्टर की तरह। वो फ्री नहीं होता,
तो वेक्टर का मतलब है कि बिना डायरेक्शन के समझ में आया कि नहीं है? शादी से पहले ध्यान समझना, शादी से पहले इंसान का लाइफ स्केलर जैसा होता है। उसके लाइफ का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, वो कहीं भी जा सकता है, किसी भी रास्ते पे चला जाता है, कहीं भी चला जाता है, कहीं भी घूमता रहता है, जब मर्जी कहीं भी जा सकता है, मस्त जीवन जीता है, कहीं भी जा सकता हो। लेकिन जब इंसान का शादी हो जाता है तो उसका जीवन कैसा हो जाता है? वेक्टर की तरह। वेक्टर की तरफ उसको फिक्स है कि इसी डायरेक्शन में जाना है। अगर भटका तो जीवन खत्म। बहुत सही। चलो देखो, हाँ बताओ, वर्क एक स्केलर है। आपने 5 जूल वर्क किया, बस किधर वर्क किया इसका कोई मतलब नहीं होता। 5 जूल वर्क किया, बस ये मतलब होता है। समझ में आया कि नहीं है? 5 जूल वर्क किया, ये वर्क क्या हो जाएगा आपका? वर्क हो जाएगा आपका स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। करंट का डायरेक्शन होता है, लेकिन करंट के पास वेक्टर की तरह एडिशन नहीं होता है, इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं? स्केलर कह देते हैं। मैं बताऊंगा, करंट अगर पूछे तो आप उसको स्केलर ही बोलेंगे। जैसे मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका भी कोई डायरेक्शन नहीं होता। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत सारी चीजें हैं जो आप बाद में धीरे धीरे समझेंगे। इसके पास डायरेक्शन नहीं होता, करंट के पास डायरेक्शन नहीं होता, है ना। प्रेशर ऑल्सो अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, प्रेशर इज ऑल्सो अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, है ना। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क, ये धीरे धीरे आप समझेंगे। अभी मत समझो कि टॉर्क क्या होता है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सर, ये जब आप पढ़ेंगे तब आप समझ जाएंगे, है ना। बहुत सही। मैं वेक्टर हूं, मेरा जीवन कैसा है? वेक्टर की तरह। तुम्हारा जीवन कैसा है? स्केलर की तरह। एमआर्स लाइफ इज वेक्टर्स लाइफ। बहुत सही। अब चलो, अब वेक्टर को हम ऐड कैसे करते हैं? फॉलो सिंपल एडिशन। सॉरी, स्केलर को ये उल्टा लिख दिया क्या मैंने इधर? कंफ्यूज मत हो, नहीं तो तुम्हारा राम लाल हो, तुम्हारा कोई भरोसा ही नहीं है। तुम बोलो इधर वाला स्केलर, इधर वाला वेक्टर है, आगे कुछ पढ़ोगे ही नहीं, आगे कुछ तुम पढ़ोगे ही नहीं, और सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दोगे। इधर स्केलर है, चलो इधर स्केलर फॉलोज सिंपल एडिशन, स्केलर फॉलोज सिंपल एडिशन, स्केलर सिंपल एडिशन को फॉलो करता है। जैसे सिंपल, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट 4 मीटर चला और फिर 3 मीटर चला, ऑब्जेक्ट 4 मीटर चला और फिर 4 मीटर चला और फिर 3 मीटर चला, ऑब्जेक्ट 4 मीटर चला फिर 3 मीटर चला। अब मैं पूछता हूं कि ऑब्जेक्ट कितना चला, तो आपको डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है। अगर मैं डिस्टेंस पूछूं तो इसमें डिस्टेंस और इसमें डिस्टेंस, तीनों में डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तीनों ही केस में डिस्टेंस सेम इन ऑल केसेस, और ये हो जाएगा आपका 7 मीटर। ठीक है ना, सारे केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 7 मीटर। लेकिन मैं अगर डिस्प्लेसमेंट पूछूं, अलग सर की लाइफ स्केलर है। अरे रामलाल, मरवाओगे यार तुम। हाँ, अब से किसी से यह मत पूछना कि आपकी शादी हुई कि नहीं हुई, बस ये पूछना कि आप वेक्टर हो कि स्केलर हो, है ना। अब से किसी से पूछना हो आपकी शादी हुई या नहीं हुई, तो ये मत पूछना, डायरेक्टली पूछना, ओ भैया वेक्टर के स्केलर, डायरेक्शन फिक्स है कि इधर उधर कहीं भी, है ना। तो यही बताना, पूछना कि स्केलर की वेक्टर। चलो देखो, बट वेक्टर फॉलोज अ वेक्टर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, फॉलोज एडिशन विथ डायरेक्शन। ये सिंपल एडिशन को फॉलो नहीं करता, ये सिंपल एडिशन को फॉलो नहीं करता है। अरे रामलाल, तुम वापस आ जाओ, पढ़ो इधर। कहां चले गए? इधर देखो, ये सिंपल एडिशन को फॉलो नहीं करता, ये डायरेक्शन के साथ एडिशन होता है। जैसे इसीलिए जितने भी स्केलर होते हैं, जैसे मास ऐसा नहीं कि इधर मास 4 kg और इधर मास 3 kg, तो 4 kg प्लस 3 kg मास 5 kg, ऐसा नहीं होता। मास हमेशा 7 kg होता है। मास क्या होता है? हमेशा 7 kg होता है। मास हमेशा 7 kg होता है। मास सिंपल एडिशन को फॉलो करता है। मास क्या करता है? सिंपल एडिशन को फॉलो करता है। ये पावर इज ऑल्सो स्केलर, पावर इज ऑल्सो स्केलर, लिख देता हूं मैं यहां पे तुम्हारे लिए, पावर इज ऑल्सो स्केलर। पावर अगर लिखा हो तो वो भी क्या है? स्केलर। पावर का भी कोई डायरेक्शन नहीं होता,
पावर का भी कोई डायरेक्शन नहीं होता। ये पढ़ ले अभी ध्यान से। जिनकी गर्लफ्रेंड है वो क्या होंगे? अभी तू चूजा है बे, तुम्हारे समझने के लिए एग्जांपल दिया है, उसको समझो ढंग से। रामलाल चलो देखो, तो जितने भी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है उसमें नंबर का खेल जो होता है ना, सिंपल एडिशन होता है। जैसे तुमने 5वीं 6ठी 7वीं क्लास में एडिशन पढ़ा है ना, वो वाला एडिशन होता है, सिंपल वाला। लेकिन वेक्टर का जो एडिशन होता है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये कैसे होगा? तो देखो यहां पे ये 4 मीटर और ये 3 मीटर, तो बताओ क्या हो जाएगा? सर ये हो जाएगा आपका 7 मीटर। अच्छा ये देखो यहां पे ये 4 मीटर, ऐसा देखो बेटा, ये 4 मीटर और ये 3 मीटर, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? यहां पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका 1 मीटर। और ये देखना, ये 4 मीटर और ये 3 मीटर। तो आप जानते हो कि डिस्प्लेसमेंट असल में चला गया डिस्टेंस नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का लेंथ होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम से 90 डिग्री पे ये क्या हो जाएगा? 5 मीटर हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट सारे केस में डिफरेंट है। इसमें हम जब ऐड करते हैं ना, तो हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एक्रीडिशन, मतलब यहां पे डायरेक्शन के साथ ऐड करना होता है। जैसे मैं तुम्हें समझाता हूं, वेक्टर बहुत अजीब चीज है। वेक्टर में फोर्स प्लस फोर्स बिकम्स नो फोर्स। ऐसा नहीं दो लोग मिलकर फोर्स लगा रहे हैं लेकिन उसका नेट इफेक्ट 0 हो जाता है। कैसे? देखो, मान लो एक ऑब्जेक्ट है यहां पे 5 केजी का, एक ऑब्जेक्ट है 5 केजी का, और मैं यहां पे फोर्स लगा रहा, यहां पे फोर्स लगा रहा 5 न्यूटन का, इधर भी फोर्स लगा रहा 5 न्यूटन का। देखो इधर 5 न्यूटन का फोर्स है F1, इधर 5 न्यूटन का फोर्स F2। बताओ नेट फोर्स क्या हो जाएगा? अब 5 केजी पे दो लोग फोर्स लगा रहे हैं, एक इधर खींच रहा 5 न्यूटन से, एक इधर खींच रहा 5 न्यूटन से। 5 5 5 5 फोर्स तो खूब है, 5 है 5 है। अब उसको ऐड करो तो डायरेक्शन के साथ ऐड करना होता है। किसके साथ ऐड करना होता है? डायरेक्शन के साथ ऐड करना होता है। 5 न्यूटन आगे की तरफ है तो इसको कह सकते हो +5 न्यूटन, और पीछे की तरफ है तो आप कह सकते हो इसको -5 न्यूटन। क्या कह सकते हो? -5 न्यूटन। तब जब दोनों को जोड़ोगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। और ऐसा चमत्कार सिर्फ और सिर्फ वेक्टर के केस में भी हो सकता है, वेक्टर के केस में ही हो सकता है। स्केलर में तो नहीं होता। ऐसा तो नहीं है कि सर इधर 5 केजी रख दिया और इधर 5 केजी रख दिया, जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो 0 केजी हो जाएगा। नहीं होगा। 5 केजी और 5 केजी चाहे तुम कहीं से भी कहीं ऐड करो, 10 केजी ही होता है। 10 केजी ही होता है। क्या आपको यह बात फील आया? 5 केजी प्लस 5 केजी तुम जैसे मर्जी ऐड करो, 5 केजी नीचे रखो 5 केजी ऊपर रखो तब 10 ही केजी होगा। 5 केजी ऐसे रखो 5 केजी और ऊपर 5 केजी तो 10 ही केजी होगा। 5 केजी तो 10 ही केजी होगा। 5 केजी 10 ही केजी होगा। इसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। ये होता है बेटा स्केलर एडिशन। ये क्या होता है? स्केलर एडिशन। तो जितने भी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उसको स्केलर की तरह जोड़ते हैं, और जितने वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उसको हम वेक्टर की तरह जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? वेक्टर की तरह जोड़ते हैं। ठीक बात है। दूसरा एग्जांपल यहां पे समझना। स्केलर कैन बी चेंज। स्केलर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है तो उसको हम चेंज करेंगे सिर्फ मैग्नीट्यूड को चेंज करके, उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करके। लेकिन वेक्टर कई तरीके से चेंज किया जा सकता है। वेक्टर कैन बी चेंज। अब यहां पे देखिएगा जो मैं लिख रहा हूं, वेक्टर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड ओनली और बाय डायरेक्शन ओनली और बाय चेंजिंग बोथ, और बाय चेंजिंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ। और ये चीज मैंने वेक्टर चेंज करते समय आपको सिखाया था, वेलोसिटी चेंज करते समय मैंने आपको सिखाया था। स्पीड को कैसे चेंज कर सकते हो? जैसे एग्जांपल मैं यहां पे लिख देता हूं, स्पीड का मतलब होता है सिर्फ हाउ फास्ट।
स्पीड का मतलब क्या होता है? सिर्फ हाउ फास्ट। ऑब्जेक्ट कितना तेज चल रहा है, स्पीड, उसको चेंज करने का एक ही तरीका है, उसको चेंज करने का एक ही तरीका है, कितना तेज चल रहा है उसमें चेंज लाओ। लेकिन अगर मैं एग्जांपल में लिखता हूं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को चेंज करने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। वेलोसिटी मतलब 2 हाथ, डायरेक्शन चेंज करके भी वेलोसिटी चेंज हो जाता है, सिर्फ स्पीड को चेंज करके भी डायरेक्ट वेलोसिटी चेंज हो जाता है, और दोनों को चेंज करके भी वेलोसिटी को हम चेंज कर सकते हैं। क्या आपको यह बात फील आया? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हाँ मुझे पता है आपकी क्लास 5:15 से है, तो हम 2-4 मिनट और पढ़ सकते हैं, रो मत, नहीं तो जीवन भर स्केलर रह जाओगे, वेक्टर कभी बन नहीं पाओगे। जो यहां पे छुट्टी करता है ना, ये वही लोग हैं जो अब हमेशा स्केलर रह जाएंगे, कभी वेक्टर नहीं बन पाएंगे। चलिए देख, वेलोसिटी को चेंज करने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। कौन कौन? सॉरी, वेक्टर को वेलोसिटी को चेंज करने के 3 तरीके हैं रामलाल, 2 नहीं 3 तरीके हैं। कौन कौन सा? तो जितने भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है उसको चेंज करने के 3 तरीके होते हैं। जितने भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है उनको चेंज करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है उनका मैग्नीट्यूड सिर्फ चेंज कर लो, चेंज हो जाएगा, उनका डायरेक्शन चेंज कर लो, चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो मैं यहां पे बोलता हूं 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया और 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगा, दोनों फोर्स सेम नहीं है। जैसे तुम यहां पे इस दोनों फोर्स को सेम थोड़ी ना कह सकते हो। कहां पे लिया था? ये दोनों फोर्स सेम है क्या? F1 और F2 सेम है क्या? F1 एंड F2, F1 वेक्टर है, देखो वेक्टर है तो इसके ऊपर एरो लगा सकते हो ऐसे। F1 एंड F2 वेक्टर इज नॉट सेम, बिल्कुल भी दोनों सेम नहीं। F1 और F2 वेक्टर सेम नहीं है, अपने डायरेक्शन की वजह से दोनों अलग है। हाँ इनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों वेक्टर सेम नहीं है, नॉट सेम। यस, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। द वेक्टर क्वांटिटी अमॉन्ग द फॉलोइंग, इसमें से वेक्टर बताओ क्या होगा? तो मास वेक्टर नहीं है, डिस्टेंस वेक्टर नहीं है, टाइम वेक्टर नहीं है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर है। बहुत बढ़िया बेटा। अब वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन है मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो देखो वेक्टर का मतलब क्या होता है कि उसके पास मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। तो जब तुम लिखते हो ए वेक्टर तो इसके पास मैग्नीट्यूड ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका सिर्फ डायरेक्शन को ए कैप लिख देते हैं। देखो ध्यान से, ये है आपका ए वेक्टर है, ये एक वेक्टर है कोई जिसको हम जब लिखेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड को बाहर लिख देंगे, ये होगा आपका मैग्नीट्यूड और ये होगा ए कैप है, उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिख देते हैं ए कैप। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। तो इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड है, देखो ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड है, जैसे ये सिर्फ v हो गया और ये है तुम्हारा v कैप, इन्हीं दोनों से मिलके बनता है वेलोसिटी वेक्टर। बताओ एकदम फील आया कि नहीं? एकदम ओरिजिनल वाला एकदम फील। साथ साथ में एग्जांपल यहां पे बता दिया। देखो वेलोसिटी वेक्टर, जब भी कोई वेक्टर लेते हैं, चाहे वो वेलोसिटी वेक्टर हो, फोर्स वेक्टर हो, कोई सा भी वेक्टर हो, तो जब हम उसको लिखते हैं तो ये जो डंडा लगा होगा ना, ये डंडा बताता है कि इसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, मतलब ये वेक्टर है। इसके वेक्टर का जब हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो डंडा हटा देंगे और सिर्फ डायरेक्शन होगा, वो ऐसे टोपी पहना देते हैं तो ये बताता है सिर्फ डायरेक्शन। ए वेक्टर है, ये पूरा का पूरा वेक्टर है, इसमें 2 चीज होगा, ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन। देखो यहां पे लिखा है ये वेलोसिटी वेक्टर है, इसके पास ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसका क्या है? डायरेक्शन है। इसका क्या है? डायरेक्शन है। बताओ, है ना? तो ऐसे डंडा लगा हो उसका मतलब है कि उसके पास वेक्टर और मैग्नीट्यूड दोनों है। ऐसे मान लो मैं ऐसा लिखता हूं, कुछ ऐसे लिखा, बताओ ये क्या है? ये वेक्टर है। ये क्या है? वेक्टर है। सिर्फ v लिखूंगा तो ये मैग्नीट्यूड और वेक्टर है। ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। और इसी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को लिखने का दूसरा तरीका एक और है। कैसा बेटा? तो v वेक्टर कहीं लिखा हो और दोनों तरफ से दीवार खड़ा कर दो। दोनों तरफ से दीवार खड़ा करने का मतलब यह होता है कि तुमने उसका डायरेक्शन हटा दिया। डायरेक्शन क्या कर दिया? हटा दिया। तो इसको भी हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से,
ये दोनों चीजें आगे एक ही चीज मानी जाएगी। ये मॉड लिखने का तरीका तुम समझना, मॉड बी वेक्टर में कहीं मॉड लगा दिया गया है तो इसका मतलब उसमें से डायरेक्शन हटा के सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, डायरेक्शन हटा के सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, इफ वेक्टर इज शिफ्टेड, अच्छा, ये तो मैंने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया, ग्राफिकली वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते? तो वेक्टर को एक एरो से हम भी दिखाते, जैसे हम कभी ऐसे बोल सकते हैं ए वेक्टर ये पूरा है, इस पूरे में जो ये एरो लगा होता है ना, एरो, इसको कहते हैं हम हेड। इसको क्या कहते हैं हम? वेक्टर का हेड। और यहां पे जो होता है इसको पीछे वाला डंडी, इसको कहते हैं हम टेल। टेल मतलब वो पूंछ वाला टेल। और इसका जो लेंथ होता है ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को बताता है। ये क्या बताता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को हम एक लंबे तीर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? लंबे तीर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब तीर का जितना बड़ा लेंथ होगा हम समझेंगे कि वेक्टर उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड का है। अच्छा, हाई भोजपुरी है, भोजपुरी लिख रहा है कमेंट में, सॉरी, ये इसका हेड है। हेड मतलब सी, ये डायरेक्शन को बताता है। रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को। जिधर तीर लगा होगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम डायरेक्शन कहेंगे। जिधर तीर लगा होगा उधर डायरेक्शन होगा। और वेक्टर का जो लेंथ होगा वो मैग्नीट्यूड होगा। टेल कुछ नहीं बताता, टेल कुछ नहीं बताता। समझ में आ गया? टेल कुछ नहीं बताता। ठीक है बेटा। अब मान लो एक वेक्टर मैंने ऐसा बनाया और एक वेक्टर मैंने ऐसा बनाया, इसमें क्या डिफरेंस है? ए वेक्टर ए है, ए वेक्टर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दोनों वेक्टर में क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंस है? तो तुम ये बोलोगे कि दोनों वेक्टर बोथ हैव अ सेम डायरेक्शन, बोथ हैव सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम है ना। वेक्टर को एक लंबे तीर से बनाते हैं, तो ये वेक्टर हो गया ए और ये वेक्टर हो गया बी। इन दोनों में सेम क्या है? दोनों का डायरेक्शन सेम है, बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। बस इन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है। क्यों? क्योंकि इनका लेंथ अलग है। लेंथ क्या है इनका? अलग है। जैसे मान लो मैं ये बना लूं, एक वेक्टर ए ये बना लेता हूं और एक वेक्टर बी ये बना लेता हूं। ठीक है। अब इन दोनों का क्या सेम है? इन दोनों वेक्टर का क्या सेम है? तो देखो दोनों का लेंथ सेम है, तो तुम बोलोगे सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन। ये जो एरो है ना वो क्या बताता है? एरो क्या बताता है? डायरेक्शन को बताता है। तो लेंथ सेम है तो मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा और डायरेक्शन क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। चलो एक वेक्टर मैंने ये बनाया, ये वेक्टर तुम्हारा कोई ए है और ये वेक्टर बी है। इसमें क्या बोलोगे? डिफरेंट मैग्नीट्यूड। क्या बोलोगे? डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसा है दोनों का? देखो ध्यान से देख के बताओ। अपोजिट डायरेक्शन, एक पीछे है तो दूसरा कहां है? आगे है। दोनों का डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट है। एक दूसरे से डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट है। समझ में आया? अब देखो, इफ वेक्टर शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ कीपिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फिक्स्ड देन वेक्टर रिमेन्स सेम। तो वेक्टर क्या रहता है? सेम रहता है। यहां पे इसको समझने की कोशिश करो, एरो बहुत यूज होगा यहां पे। मान लो कोई वेक्टर तुमने ये बनाया, इसका कुछ लेंथ है और कुछ डायरेक्शन है, इसका कुछ लेंथ है और कुछ डायरेक्शन है। इसके लेंथ को और डायरेक्शन को फिक्स रखते हुए अगर मैं इसको शिफ्ट करके यहां बना लेता हूं तो ये वेक्टर चेंज नहीं हुआ। वेक्टर चेंज तभी होता है जब उसका लेंथ बड़ा हो जाए या डायरेक्शन डिफरेंट हो जाए। इन दोनों में बताओ क्या सेम है? क्या इनका लेंथ सेम है? हाँ सर, आपने इधर और इधर बनाया है, लेंथ तो सेम ही लग रहा है। क्या इनका डायरेक्शन सेम है? हाँ। तो एक वेक्टर को मैं आगे शिफ्ट कर देता हूं ना, उसके लेंथ और डायरेक्शन को सेम रखते हो तो वेक्टर चेंज नहीं होता। अगर मैं ऊपर ले जाऊं इसको, देखो यहां पे ध्यान से देखो एग्जैक्टली, इस वेक्टर को ऊपर उठा के रख देता हूं, इस वेक्टर को यहां उठा के रख देता हूं, तो ये तीनों वेक्टर सेम ही हुए। ये मान लो ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, तो तीनों सेम वेक्टर है। कैसे सेम है साहब? अरे भाई इनका डायरेक्शन सेम है, सब आगे 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 और सबका लेंथ सेम है। तो बोलोगे
ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर इज इक्वल टू डी वेक्टर। ये सारे वेक्टर सेम है। रिप्रेजेंटेशन से हमें सिखाया गया है कि वेक्टर का लेंथ, देखो यहां पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को फिक्स रखते हुए उसको मैं पैरेलल कहीं भी शिफ्ट करूं उसका वेक्टर चेंज नहीं होता। जैसे मान लो ये वेक्टर है, अब इस वेक्टर को मैं यहां लिखूं या ऊपर शिफ्ट यहां कर दूं या मैं इसको यहां कर दूं, क्या ये सारे पैरेलल्स है कि नहीं है? इसका डायरेक्शन तो नहीं ना चेंज किया, ये सारे इधर है। या मैं इसको यहां रख दूं, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसको मैं यहां रख दूं, ये सारे वेक्टर सेम है, ये चेंज नहीं हुए बेटा। मैं एक वेक्टर को उसके डायरेक्शन और लेंथ को सेम रखते हुए इसको यहां रख सकता हूं, इसको यहां रख सकता हूं, इसको यहां रख सकता हूं, यहां रख सकता हूं। वेक्टर रिप्रेजेंट कैसे होता है? उसके लेंथ और उसके डायरेक्शन से। अगर लेंथ को और डायरेक्शन को सेम रखते हुए मैं आगे पीछे कहीं भी ले जाऊं वो चेंज नहीं होगा। और अगर मैं इसको रोटेट कर दूं, if vector is rotated by angle not equal to 2 pi then vector change due to its direction। मान लो कोई एक वेक्टर है, ये मान लो ये कोई वेक्टर है ए वेक्टर। अब मैं क्या कह रहा कि ए वेक्टर का लेंथ ये यहां से यहां तक रहा, डायरेक्शन इधर रहा। अगर मैं इसको रोटेट कर दूंगा थीटा से, अगर मैं इसको रोटेट कर दूंगा थीटा से, तो ये दोनों वेक्टर सेम नहीं होगा क्योंकि ये आगे के डायरेक्शन में है और ये इधर के डायरेक्शन में है। मैं बोलूंगा ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर, ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू वी वेक्टर। चेंज हो गया ये दोनों वेक्टर, समझ में आया कि नहीं आया? डायरेक्शन चेंज हो गया। अच्छा, कोई वेक्टर है ये, अब इसको मैं 180 डिग्री से घुमा दूं, सॉरी 360 डिग्री से घुमा दूं और 2 पाई रेडियन से घुमा दूं, तो ये सेम रह जाएगा, रिमेन सेम। क्यों सेम रह जाएगा? मान लो कोई वेक्टर ये वेक्टर इधर है, इधर इधर जा रहा, और इसको मैं 360 डिग्री से ऐसे घुमा घुमा के फिर इधर ही ले आऊं, तो रोटेट करने में वेक्टर चेंज हो जाता है, लेकिन 360 डिग्री से घुमा दूंगा तो वेक्टर उसी डायरेक्शन में रह जाएगा। ठीक है बेटा? अब ध्यान से, जो आज का डीपीपी है वो आज आप सॉल्व करेंगे तो उसमें बस इतना ही करिएगा कि कौन सा वेक्टर है, कौन सा स्केलर है, बस ये। और वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने से चेंज नहीं होता है, रोटेट करने से चेंज हो जाता है। इसके 3-4 सवाल है, बस इतना ही करिएगा। रिक्वेस्ट है, वेक्टर एडिशन और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये सारी चीजें, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो डीपीपी आपसे पूरा सॉल्व नहीं होगा, आप ऐसे ही देख लेना, 10 मिनट टाइम हो तो डीपीपी के 2-4 सवाल जो आपसे सॉल्व हो वो कर लेना, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो डीपीपी आगे सॉल्व करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।